कम उम्र में ही फैमिली की भयंकर दुश्मनी का बोझ उठाए वो हर दिन 10,000 बार मुक्के चलाकर मॉन्स्टर्स से लड़ती थी और 3 दिन से भूखे शेर के साथ टाइम बिताती थी ताकि एक दिन अपना बदला ले सके। 5 साल का टाइम उड़ते ही बीत गया और ये चेन आसमान जमीन को हिला देने वाली नॉलेज और अपने मास्टर का दिया टास्क लेकर सिटी वापस आ गया। उसी टाइम मोबाइल चला रही एक लड़की ने उसका ध्यान खींचा। ब्यूटी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा माथा काला पड़ा हुआ है, आज पक्का तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है। उसने सीरियस होकर कहा, अच्छा होगा कि थोड़ा खून बहाकर इस मुसीबत को टाल दो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लड़की सुनकर थोड़ी हैरान हुई, अपना बैग खोलकर चेक किया कि स्पेस आइटम नहीं छूटा है, फिर चैन की सांस ली। उसके बाद उसने ये चेन को एक मिडिल फिंगर दिखाई। साले लफंगे, तू जैसे लफंगे भी लाइन मारते हैं। मुझे पटाने वाले लोग तो अभी फ्रांस में लाइन लगाकर खड़े हैं। जब वो लड़की दूर चली गई तो ये चेन ने उदास होकर मुस्कुराया। अच्छी एडवाइस दी थी, फिर भी गाली खानी पड़ी, पर उसने सोचा ये जगह आखिरकार कुनलुन एरिया नहीं है और आसपास सिर्फ नॉर्मल लोग हैं, तो ऐसा होना नेचुरल है। ये चेन खुद भी जियांगचेंग में पैदा हुआ था। उसकी 3 लोगों की फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन उसके फादर ने एक छोटी बच्ची को बचाने के चक्कर में बीजिंग के एक बहुत बड़े बंदे से दुश्मनी मोल ले ली। फिर कुछ ही दिनों बाद एक पार्टी में पूरे ये परिवार को खत्म कर दिया गया, बस वही अकेला जिंदा बच पाया। फैमिली के पुराने दोस्त भी चुपचाप खड़े होकर सबको मरते हुए देखते रहे। ये बात सोचते ही ये चेन ने मन ही मन कसम खाई कि इस खून का बदला 1000 गुना करके रहेगा। उसी मोमेंट ये चेन के अंदर से अनजाने में बहुत खतरनाक किलिंग इंटेंशन बाहर निकली और उसकी बिना नाम की पावर ने आसपास के नॉर्मल लोगों को डरा दिया। कुछ सेकंड बाद ये चेन होश में आया और उसने तुरंत अपनी किलिंग इंटेंशन को दबाया। आसपास के लोग कंफ्यूज थे और ये चेन मौका देखकर सीधे कूदकर दर्जनों मीटर ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ये चेन जियांगचेंग की सबसे बड़ी कंपनी हुआमे ग्रुप की बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा। चारों तरफ देखते हुए उसने मन में कहा, मास्टर ने जिस जगह की बात की थी वो यही है ना, जियांगचेंग हुआमे ग्रुप की शारुओक्सुआन। 3 दिन पहले ये चेन के मास्टर ने फ्यूचर देखा था कि उनकी पुरानी फ्रेंड की पोती शारुओक्सुआन पर 100 दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसीलिए उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने भेजा था। ये सोचते हुए ये चेन अपनी कैप ठीक करके अंदर जाने लगा, लेकिन गेट पर ही 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। ये चेन ने स्माइल करते हुए कहा, यहाँ शारुओक्सुआन नाम की कोई लड़की है क्या? मुझे उससे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। गार्ड चिढ़कर बोला, क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? बिना काम के लोग अंदर नहीं जा सकते। ये चेन का चेहरा थोड़ा बदला, मेरे पास अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर काम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉब्लम है तो मैं सोफे पर बैठकर उसका वेट कर लेता हूँ। लेकिन बात खत्म होते ही गार्ड ने ये चेन का कंधा पकड़ लिया। रुक, कहाँ से आया है ये गुंडा? शाह मैम, तुझ जैसे गरीब से मिलने बैठी हैं क्या? अभी के अभी बाहर निकल। ये चेन ने नहीं सोचा था कि ये गार्ड इतना बदतमीज होगा। जैसे ही वो मुड़ा, उसके अंदर से भयंकर किलिंग इंटेंशन निकली और दोनों गार्ड तुरंत जमीन पर गिर पड़े। फिर लोगों के हैरान चेहरों पर ध्यान दिए बिना वो सीधा हॉल में चला गया और बड़े आराम से सोफे पर बैठ गया। अपने मैनेजर को बाहर बुला। उस वक्त पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। सब उस दुबले पतले लड़के को हैरान होकर देखने लगे। तभी तेज कदमों की आवाज आई। पूरी तरह हथियारों से लैस गार्ड्स का ग्रुप दौड़कर आया और ये चेन को घेर लिया। फिर सूट बूट पहने एक आदमी भीड़ से बाहर आया। मैं यहाँ का सिक्योरिटी हेड हूँ। सर, यहाँ हंगामा करने के रिजल्ट्स के बारे में सोचा है आपने? उसकी वार्निंग सुनकर ये चेन की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे सच में शारुओक्सुआन से काम है, मेरे रास्ते में मत आओ। ये सुनते ही सिक्योरिटी हेड की पीठ में ठंडक चढ़ गई, जैसे वो किसी मॉन्स्टर का सामना कर रहा हो। बेशक कैप्टन बनने वाला बंदा नॉर्मल नहीं था, उसने तुरंत अपना एटीट्यूड बदला। सर सॉरी, शाह मैम आज नहीं है, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ दीजिए, वो आएंगी तो मैं बता दूंगा। ये चेन ने परेशान होकर सिर खुजलाया। नहीं है क्या? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। कैप्टन को लगा कि ये चेन जाने वाला है, पर अगले ही सेकंड उसने देखा कि ये चेन फिर से सोफे पर बैठ गया। वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, यहीं बैठकर वेट कर लेता हूँ, तुम लोग अपना काम करो। कैप्टन का दिल बैठ गया। उसने सोचा, इतना डेंजरस बंदा यहाँ रहा और कोई गड़बड़ कर दी तो उसकी जॉब चली जाएगी। ये सोचते ही कैप्टन ने चिल्लाकर हाथ हिलाया, तो फिर सॉरी भाइयों, इसे पकड़ लो। जैसे ही मैटर बिगड़ने वाला था, एक ठंडी आवाज सुनाई दी, सब रुक जाओ। आवाज सुनते ही सब रुक गए। भीड़ से एक बहुत खूबसूरत लड़की बाहर आई। परफेक्ट बॉडी और प्रोफेशनल ड्रेस में वो किसी गॉडेस जैसी लग रही थी। उसकी एंट्री से हॉल के लगभग सारे लोग खो गए, क्योंकि उसकी सुंदरता का मुकाबला पूरे हुआमे ग्रुप में सिर्फ बॉस शारुओक्सुआन ही कर सकती थी। लड़की पास आई और उसकी नजरें ये चेन पर टिक गईं। उसकी आंखों में सरप्राइज था। वो ये चेन के पास खड़ी हुई और स्माइल करते हुए बोली, हेलो, मैं सुन यी हूँ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ? ये नाम सुनते ही ये चेन खड़ा हो गया और लड़की को देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। इन 5 सालों में ये चेन जिस पर्सन को सबसे ज्यादा मिस करता था, उसमें से सुन यी एक थी। पास्ट को याद करें तो वो सालों तक उसकी
क्लासमेट रही थी, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद स्टेटस के गैप की वजह से कांटेक्ट टूट गया। उसकी फैमिली के साथ हादसा होने के बाद सबने ये परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था और ये परिवार सबका टारगेट बन गया था। उसके फादर की कंपनी पर भी कब्जा कर लिया गया था। सब उस पावरफुल बंदे के डर में थे, लेकिन सुन यी ने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर सारे डर और तानों को सहते हुए अकेले उसकी फैमिली का अंतिम संस्कार किया था। आज तक वो नहीं समझ पाया कि एक कमजोर लड़की इतनी हिम्मत कैसे दिखा पाई और वो उसका ये एहसान कैसे चुकाएगा। पता नहीं कितना टाइम बीता, एक आवाज उसे रियलिटी में वापस लाई। सर, क्या आप कुछ ज्यादा ही पास नहीं आ रहे? ये चेन ने शर्मिंदा होकर स्माइल की। सॉरी, आप मेरी एक पुरानी फ्रेंड जैसी लगती हैं, इसलिए मेरा ध्यान भटक गया था। सुन यी हंस पड़ी। सर, ये लाइन मारने का तरीका थोड़ा पुराना है, पर सच कहूं तो आप भी मेरे एक पुराने क्लासमेट जैसे लगते हैं। बात खत्म करके सुन यी मुड़ी और गार्ड से बोली, जब ये सर वेट करना चाहते हैं तो इन्हें करने दो, तुम लोग अब ड्रामा मत करो। उस वक्त ये चेन ने सुन यी की पीठ को देखते हुए मन में कहा, इतने सालों बाद सुन यी काफी बड़ी हो गई है, लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं। फिर उसकी आंखें ठंडी हुई। अब लगता है शाह रुओक्सुआन का काम थोड़ा होल्ड पर रखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सब सेटल करके सुन यी पार्किंग में पहुंची। जैसे ही वो कार स्टार्ट करने वाली थी, रियर व्यू मिरर में देखकर उसकी जान निकल गई। ये चेन कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। सुन यी ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम अंदर कब आए? तो तुम तो किसी का वेट कर रहे थे ना? ये चेन ने स्माइल की। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारा काम पहले है। इस अजीब बात ने सुन यी को और कंफ्यूज कर दिया। उसने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं किसी अनजान बंदे को ऐसे कार में तो नहीं बैठने दे सकती। ये चेन ने तुरंत कहा, मेरा नाम ये चेन है। ये चेन उसके पीछे इसलिए आया था क्योंकि सुन यी के माथे पर काले और लाल रंग की धुंध दिख रही थी, जो किसी बहुत बड़े खतरे का साइन था। ये चेन उसे कोई नुकसान नहीं होने दे सकता था। कुछ देर बाद कार एक लग्जरी बिल्डिंग में पहुंची। लोगों की नजरों के बीच सुन यी एक सुंदर ड्रेस में इवेंट हॉल में दाखिल हुई और उसके पीछे चल रहा ये चेन एकदम बेमेल लग रहा था। दोनों ने ध्यान नहीं दिया और एक टेबल पर बैठने लगे। तभी कुछ आवाजों ने सुन यी को बुलाया। मुड़कर देखा तो कुछ लड़के काफी एक्साइटेड होकर पास आ रहे थे, जो सुन यी के सामने अपना इंप्रेशन जमाना चाहते थे। ये चेन को ऐसी पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस आसपास ध्यान दे रहा था। लेकिन वो लड़के सीधे नहीं लग रहे थे। उन्होंने गंदे एक्सप्रेशन के साथ कहा, तू कौन होता है बे? तेरे को ड्रिंक शेयर करने की क्या जरूरत है? सुन यी ने तुरंत ये चेन को रोका। ड्रिंक ऐसे नहीं संभालते, ये मुझ पर छोड़ दो। फिर सुन यी ने ग्लास उठाया और चेहरे पर थोड़ी परेशानी लाकर बोली, मुझे ज्यादा पीने की आदत नहीं है, बस एक सिप लूंगी, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। उसकी ये अदा देखकर वो सारे लड़के उस पर फिदा हो गए। लेकिन तभी एक खराब आवाज आई, बस एक सिप। सुन मिस, आप कुछ ज्यादा ही भाव खा रही हैं। एक एटीट्यूड वाला बंदा सामने आया जिसके चेहरे पर घमंड था। सुन यी उसे देखते ही डर गई। उसकी बॉडी कांपने लगी। बाकी लोगों की बातों से लग रहा था कि इस चेन फेंक नाम के बंदे का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है। चेन फेंक ने सुन यी के सामने खड़े होकर ठंडे टोन में कहा, लास्ट टाइम तुम बिना बताए चली गई थी, मेरी इंसल्ट की थी। आज ये पूरी बोतल तुम्हें पीनी पड़ेगी और याद रखना, ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। सुन यी परेशान हो गई। उसे याद आया कि पिछली बार उसे उसकी ड्रिंक में कुछ मिला होने का शक हुआ था, इसलिए उसने उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक दी थी। उसने जल्दी से कहा, चेन सर, मेरी कैपेसिटी बहुत कम है, बस ये एक ग्लास पी लूं। चेन फेंक ने गुस्से में घूरते हुए कहा, मैंने ऊपर प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर रखा है, पीकर टुल हो जाओ तो वहीं सो जाना। ये सुनकर सुन यी को पार्टी में आने का पछतावा होने लगा। ऐसे घटिया बंदे के हत्थे चढ़ गई थी, जिसे रिजेक्ट भी नहीं कर सकती थी। अगर ड्रिंक में कुछ हुआ तो आज रात बचना मुश्किल था। चेन फेंक ने देखा कि सुन यी बोतल नहीं ले रही है तो उसका दिमाग खराब हो गया। तू खुद को समझती क्या है? मेरे सामने ज्यादा नाटक मत कर। आज तेरी बॉस शाह रुओक्सुआन भी आ जाए तब भी तुझे पीना पड़ेगा। उस मोमेंट सुन यी चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें नम हो गईं। वो एक नॉर्मल फैमिली से थी, कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर जॉब करने लगी थी और बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर की पोस्ट तक पहुंची थी। दूसरों की नजर में वो बड़ी अफसर थी, पर ऐसे बड़े घर के लड़कों के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब सुन यी पूरी तरह हेल्पलेस फील कर रही थी, तभी अगले ही सेकंड एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा और बोतल छीन ली। ये चेन सुन यी के आगे आकर खड़ा हो गया। चेन फेंक को गुस्सा आया और वो गाली देने ही वाला था कि उसे अपनी तरफ एक कांच की बोतल आती दिखी। बिना संभलने का मौका दिए बोतल सीधे उसके सिर पर जोर से फूटी। चेन फेंक दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा और सिर पकड़कर कराहने लगा। उसने खून से सना चेहरा उठाकर ये चेन को देखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे बाप ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। ये चेन ने ठंडे टोन में कहा, तू क्या चीज है जो उसे जबरदस्ती पिलाएगा? ये बात सुनकर सबको बड़ा झटका लगा। चेन फेंक क्या चीज है? वो जियांगचेंग के सबसे पावरफुल चेन फैमिली का वारिस है और चेन फैमिली को जियांगचेंग की गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सबसे डेंजरस बात यह है कि उनके पीछे एक मार्शल आर्ट्स मास्टर भी है। सबके मन में एक ही थॉट आया, ये लड़का आज रात जिंदा नहीं बचेगा। सुन यी भी घबरा गई। ये चेन बेकसूर था और वो उसे इस मैटर में नहीं घसीटना चाहती थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर चेन फेंक को उठाया। चेन सर सॉरी, आप जितनी ड्रिंक बोलेंगे मैं पी लूंगी, प्लीज मेरे फ्रेंड को छोड़ दीजिए। चेन फेंक ने उसे थप्पड़ मार दिया। कमीनी, तेरी औकात है मुझसे शर्त लगाने की? आज रात तू भी नहीं बचेगी और ये बंदा भी मरेगा। लेकिन अगले ही मोमेंट चेन फेंक की आवाज बंद हो गई। ये चेन ने उसके पैरों के बीच में ऐसी लात मारी
कि भयानक दर्द सीधा उसके दिमाग में गया और वो दर्द से तड़पता हुआ नीचे गिर गया। ये चेन ने उसका सिर बालों से उठाया और एकदम ठंडी आवाज में बोला, अभी तू किसको मारने की बात कर रहा था? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ये चेन ने उसका सिर जमीन पर दे मारा। तभी एक रोबीली आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसे छोड़ो। एक सीरियस चेहरे वाला मिडिल एज्ड आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी था जो थोड़ा झुका हुआ था, पर उसके कदम बहुत हल्के थे। ये चेन ने उस बूढ़े को देखा और थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसके आसपास एक अजीब एनर्जी घूम रही थी। थोड़ा सोचने पर लगा, शायद इसी को यहाँ मार्शल आर्ट्स मास्टर कहते हैं। सुन यी ने चेन झेंगुओं को देखा तो उसका दिल बैठ गया। खत्म, सब खत्म हो गया। ये चेन झेंगुओं यहाँ कैसे आ गया? उसे समझ आ गया था कि अब बचना नामुमकिन है। उसने ये चेन को देखा और सोचने लगी कि उसे कैसे बचाए, लेकिन ये चेन का चेहरा एकदम शांत था। उसने चेन फेंक को छोड़ा और खड़ा हो गया। चेन फेंक ने अपने फादर को देखा तो तुरंत रोते हुए उनके पास भागा। पापा, इस लड़के ने मुझे मारा और बिना वजह पीटा, मुझे न्याय चाहिए। चेन झेंगुओं ने चेन फेंक का खून से लथपथ सिर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पास खड़े बूढ़े से पूछा, मास्टर मिंग, क्या आप बता सकते हैं इस लड़के का क्या बैकग्राउंड है? मास्टर मिंग हंसा। ये लड़का भी एक मार्शल आर्टिस्ट है, पर इसकी एज देखकर लगता है अभी अभी मार्शल आर्ट्स में कदम रखा है। ये सुनकर चेन झेंगुओं के चेहरे पर क्रूरता आ गई। मास्टर मिंग, अगर ये भीख मांगे तो इसे तड़पाकर मत मारना। मास्टर मिंग ने नोट किया और कुछ कदम चलकर सीधे ये चेन के सामने आ गया। लड़के, इतनी कम एज में ऐसी पावर पाना इजी नहीं है। पर अफसोस, वो अचानक ये चेन के पास आ गया और उसका कंधा पकड़कर ठंडे टोन में बोला, माफी मांग ले तो तुझे बिना दर्द की मौत दूंगा। ये चेन ने मजे लेते हुए उसे देखा। मैं माफी मांगू? अरे बूढ़े, तूने अपने लिए ताबूत पसंद कर लिया क्या? ये चेन को बिना डरे उल्टा टॉन्ट मारते देखकर मास्टर मिंग का दिमाग घूम गया। उसने गुस्से में एक जोरदार पंच ये चेन के कंधे पर मारा, लेकिन ये चेन की स्पीड बहुत तेज थी। उसने इजीली डॉज कर लिया। फिर ये चेन ने अपनी मुट्ठी में एनर्जी भरी और एक पंच दे मारा। स्पीड इतनी तेज थी कि बूढ़ा मास्टर रिएक्ट भी नहीं कर पाया और पंच सीधे उसके मुंह पर लगा। खून की धार निकल आई और वो भारी बॉडी सीधे जमीन पर जा गिरी। जमीन पर दरारें पड़ गईं और वो मास्टर बेहोश हो गया। ये देखकर चेन झेंगुओं और उसका बेटा बुरी तरह डर गए। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना पावरफुल मास्टर एक झटके में हार गया, वो भी एक छोटे लड़के से। तभी मास्टर मिंग को होश आया। उसने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर पूछा, तू कौन है? तेरी पावर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? ये चेन ने उसे ऊपर से देखा। अचानक उसका एटीट्यूड बदल गया, जैसे वो पूरी दुनिया से ऊपर हो। मैं वो हूँ जिसकी बराबरी तू कभी नहीं कर सकता। ये चेन की आवाज हॉल में बिजली की तरह गूंजी। मास्टर मिंग सहन नहीं कर पाया और मुंह से खून फेंक दिया। फिर ये चेन की नजर चेन झेंगुओं पर पड़ी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके अंदर से डरावनी किलिंग इंटेंशन निकल रही थी। चेन झेंगुओ, राइट? अभी तू बोल रहा था कि तू दयालु है और मुझे बिना दर्द की मौत देगा। चेन झेंगुओं की रीढ़ में सनसनाहट हुई। उसकी बॉडी कांपने लगी। उसने पीछे हटकर अपने गार्ड्स को आर्डर दिया, तुम लोग क्या देख रहे हो, रोको इसे। आर्डर मिलते ही 7 से 8 गार्ड्स एक साथ ये चेन पर टूट पड़े। ये चेन ने सिर हिलाया और एक पंच हवा में मारा। उससे निकली एनर्जी से सारे गार्ड्स हवा में उड़कर दूर जा गिरे। गार्ड्स का काम तमाम करके ये चेन ने अपने हाथ झाड़े और चेन झिंगुओं को ठंडी नजरों से देखा। अब चेन बाप बेटा बिना सोचे ये चेन के आगे घुटनों पर गिर पड़े। मास्टर, मेरी गलती थी, मैंने अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई, प्लीज हमारी जान बख्श दीजिए। ये चेन ने ठंडी स्माइल दी। बाप बेटा दोनों एक जैसे हो। तुरंत घुटनों पर आ गए, पर कुछ हिसाब चुकता करना बाकी है। इससे पहले कि वो कुछ करता, हॉल का डोर जोर से खुला और फुल हथियारों से लैस पुलिस अंदर आ गई। एक लेडी पुलिस ऑफिसर आगे आई और ये चेन की तरफ इशारा करके बोली, रुक जाओ, उनसे दूर हटो। फिर उसने आसपास देखा जहां मारपीट के निशान थे। जब उसने चेन झेंगू को घुटनों पर देखा तो वो हैरान रह गई। ये बंदा तो चेन फैमिली का हेड है, ये ऐसे कैसे बैठा है? चेन झेंगू ने पुलिस को देखा तो राहत की सांस ली। उसकी नजर में मार्शल आर्टिस्ट चाहे जितना पावरफुल हो, गवर्नमेंट और लॉ के आगे कुछ नहीं होता। तभी लेडी ऑफिसर की नजर बेहोश मास्टर पर पड़ी। वो और हैरान हुई। फिर उसने ये चेन को देखा। क्या ये सब इस लड़के ने किया है? ये चेन रुका नहीं। उसने चेन झेंगुओं के बाल पकड़े और उसे खड़ा कर दिया। मैडम, इस बंदे ने लड़की को छेड़ा है, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। लेडी ऑफिसर ने तुरंत गन निकाल ली। उसे छोड़ो वरना मैं गोली चला दूंगी। ये चेन ने उसका बैच नंबर देखा और शांत टोन में कहा, बैली बिंग जी, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप दूर रहिए। अपनी इंसल्ट देखकर बैली बिंग को गुस्सा आ गया। हाथ सिर पर रखो, ये लास्ट वार्निंग है। ये चेन की आंखों में डेंजरस किलिंग इंटेंशन आई। क्या तुम सच में बीच में आना चाहती हो? बात पूरी होती उससे पहले सुनिए ने भागकर ये चेन का हाथ पकड़ लिया। सॉरी ऑफिसर्स, इसके हाथ में क्रैम्प आ गया है। फिर उसने ये चेन के कान में धीरे से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? वो सच में गोली चला देंगे। ये चेन ने हाथ छुड़ाना चाहा, पर सुनिए ने उसे जबरदस्ती नीचे बिठा दिया। ये चेन ने हेल्पलेस होकर कहा, तो अब क्या, अरेस्ट हो जाएं? सुनिए ने सिर हिलाया, बाकी मुझ पर छोड़ो। पुलिस स्टेशन चलकर स्टेटमेंट देंगे और बाहर आ जाएंगे। तुमने सेल्फ डिफेंस किया है, कुछ नहीं होगा। ये चेन ने नोट किया और शांत हो गया। रात हो चुकी थी। एक पुलिस वाला बैलीबिंग को रिपोर्ट दे रहा था, कैप्टन, हमने सीसीटीवी फुटेज 10 बार देखी है। कुछ पार्ट डिलीटेड है, बाकी में दिख रहा है कि ये चेन ने सिर्फ खुद को बचाया है। क्या डिलीट कर दिया? कौन
कौन सा पार्ट? पुलिस वाले ने टैबलेट दिखाया। देखिए यहाँ चेन झिंगुओं इस बूढ़े के साथ ये चेन से बहस कर रहा है, पर अगली ही फ्रेम में बूढ़ा नीचे गिरा हुआ है, बीच का पार्ट गायब है। बैली बिंग सोच में पड़ गई। हम बहुत जल्दी पहुंचे थे, फिर भी किसी ने फुटेज डिलीट कर दी। इसका मतलब इस लड़के के पीछे कोई बहुत बड़ी पावर है। उसने सांस ली। सबूत नहीं है तो इसे सेल्फ डिफेंस मानकर छोड़ दो। थोड़ी देर बाद ये चेन और सुन ये पुलिस स्टेशन से बाहर आए। सुन ये ने अंगड़ाई ली। देखा मेरी बात मानी तो सही हुआ ना, बाहर की हवा कितनी अच्छी है, घर जाकर आराम से नहाऊंगी। ये चेन चुप रहा। वो जानता था कि चेन बाप बेटा सुन यी के लिए खतरा है। अगर वो जियांगचेंग से गया तो वो सुन यी पर गुस्सा निकालेंगे। उसने मन में ठान लिया कि इन दोनों का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। सुन यी को भी ये चेन से अजीब सा डेंजरस वाइब आ रहा था। ये चेन ने उसका ध्यान भटकाने के लिए सिर खुजलाया। मैं तो आज ही जियांगचेंग आया हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ रुकूं, लगता है पार्क में सोना पड़ेगा। सुन यी ने थोड़ा सोचकर कहा, ये चेन तुम मेरे घर ठहर सकते हो, एक एक्स्ट्रा रूम है, छोटा है पर पार्क से तो बेहतर है। ये चेन ने मजाक किया। सुन डायरेक्टर, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई बुरा बंदा हूँ, या फिर मेरी हीरो वाली एंट्री देखकर तुम मुझ पर फिदा हो गई हो? सुन यी ने आंखें मटकाई। कौन फिदा हो रहा है? चलना है तो चलो। दूसरी तरफ एक कार से बैली बिंग ये चेन को घूर रही थी। डिलीटेड फुटेज को छोड़ भी दें तो चेन फैमिली के गार्ड्स एक्स स्पेशल फोर्सेस थे, फिर भी इस लड़के के आगे बच्चों की तरह हार गए। उसने फोन मिलाया। सीनियर, एक फेवर चाहिए, मैं एक वीडियो भेज रही हूँ, उस बंदे को एनालाइज करके बताओ। एक मामूली काली चट्टान के अंदर 100 कब्रें सील थीं जो पास्ट के सबसे पावरफुल मास्टर्स की आत्माएं थीं। अगर ओनर में कैपेसिटी हो तो वो उनकी पावर यूज कर सकता था। इतने खतरनाक ट्रेजर का मालिक होने के बावजूद ये चेन किराए के पैसे न होने की वजह से सड़क पर डॉक्टर बनकर बैठा था। एक इलाज से लाइफ वापस। उसके बैनर का ये अजीब दावा देखकर लोग उसे पागल समझ रहे थे। ये चेन ने लोगों की गालियां सुनकर सिर हिलाया। जब वो सामान समेटने वाला था तभी भीड़ से एक लड़की आई। ऐड होंगी, मेरे साथ चल। थोड़ी देर बाद लड़की उसे एक लग्जरी विला में ले आई। ये चेन ने आसपास देखा। मैडम टेंशन मत लो, मेरे इलाज के बाद पेशेंट तुरंत दौड़ने लगेगा। लड़की ने सिर हिलाया। तुम समझे नहीं, मैं शेन मेंगजिया हूँ, मैंने तुम्हें इलाज के लिए नहीं, तुम्हारी इस बड़ी बड़ी फेंकने की आदत की वजह से बुलाया है। जब ये चेन जाने लगा तो शेन मेंगजिया ने एक कार्ड निकाला। ये काम कर दो, इसमें 1 लाख युआन है। ये चेन तुरंत हंस पड़ा। मैडम हुक्म कीजिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। शेन मेंगजिया की आंखों में आंसू आ गए। मेरे फादर बहुत बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है उनके पास बस कुछ दिन है। मेरी मॉम उनसे बहुत प्यार करती हैं, मुझे डर है कि उनके जाने के बाद मॉम कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं चाहती हूँ कि तुम एक साधु का नाटक करो और कहो कि तुम डैड को इलाज के लिए पहाड़ों पर ले जा रहे हो ताकि मॉम को संभलने का टाइम मिल जाए। ये चेन ने सोचा, इस लड़की का दिमाग अजीब है पर केयरिंग है। उसने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो कहानी कुछ और होगी। टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। शेन मेंगजिया उसे अंदर ले गई। उसके फादर बेड पर लेटे थे, चेहरा पीला, सांसें कमजोर, पूरी बॉडी में मौत की एनर्जी फैली हुई थी। अगर ये दिमाग तक पहुंच जाती तो कोई नहीं बचा पाता। शेन मेंगजिया ने बताया, लास्ट मंथ डैड को लास्ट स्टेज का लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था। बीजिंग से डॉक्टर क्यूई आए थे, उन्होंने कहा कि डैड के पास बस आज का दिन है, मॉम को ये नहीं पता, प्लीज उनसे छुपाना। तभी एक लेडी और एक व्हाइट कोट पहना डॉक्टर अंदर आए। वो लेडी रो रही थी। दरवाजे से एक चालाक दिखने वाला लड़का आया। मेंगजिया, इंसान का मरना नेचुरल है, मॉम से झूठ क्यों बोलना, मैंने सब अरेंजमेंट कर लिया है, डैड का काम अच्छे से करेंगे। शेन मेंगजिया चिल्लाई। शेन मेंगलोंग, तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो? डैड अभी जिंदा हैं और तुम प्रॉपर्टी के लिए मॉम को मारना चाहते हो? शेन मेंगलोंग ने गुस्सा होकर हाथ उठाया। कमीनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? तभी एक पंच सीधे शेन मेंगलोंग के चेहरे पर पड़ा और वो जमीन पर जा गिरा। अभी बंदा मरा नहीं है, तुझे किस बात की जल्दी है? डॉक्टर क्यूई चिल्लाया। तू कौन है बे? तुझे पता है ये शेन फैमिली के अगले हेड बनने वाले हैं। ये चेन ने एक उंगली उठाई। मुझे 10 मिलियन दो, मैं इसे पूरी तरह ठीक कर दूंगा। शेन मेंगजिया ने अपनी मॉम को संभाला। मॉम, ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डैड ठीक हो जाएंगे, चलिए बाहर चलते हैं। कमरा बंद होते ही ये चैन ने पेशेंट को देखा। तेरी किस्मत अच्छी है जो आखिरी वक्त में मुझसे मिल गया। मेरे मास्टर की मेडिकल स्किल्स तुझे यमराज के पास से वापस ले आएगी। ये चेन ने अपनी बॉडी से एनर्जी निकाली जो उसकी उंगलियों पर जमा हुई। उसने मंत्र पढ़ा और वो एनर्जी पेशेंट की बॉडी पर डाल दी। अजीब बात हुई, शेन हेहुआ की बॉडी हवा में तैरने लगी। ये चेन ने सुइयां निकाली और उसकी बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर लगा दी। धीरे धीरे ये चेन की एनर्जी खत्म होने लगी और शेन हेहुआ की बॉडी से सारी काली एनर्जी बाहर निकल गई। काम खत्म होते ही ये चेन ने सुइयां वापस ली और पेशेंट बेड पर गिर पड़ा। ये चेन ने हाँफते हुए कहा, किसी को मारना इजी है, बचाना बहुत मुश्किल, काफी एनर्जी वेस्ट हो गई। बाहर आकर ये चेन ने कहा, सब ठीक है, वो होश में आने वाला है, मेरे पैसे दो। मॉम को बिलीव नहीं हुआ, क्या सच में? लेकिन जैसे ही वो कार्ड देने लगी, शेन मेंगलोंग ने कार्ड छीन लिया। मॉम पागल मत बनो, कैंसर कभी ठीक होता है क्या? फिर ये चेन से बोला, 10 मिलियन ऐसे नहीं मिलते, पहले रिजल्ट दिखा। बात पूरी होने से पहले ये चेन ने उसकी उंगलियां मोड़ दी। शेन मेंगलोंग दर्द से घुटनों पर गिर पड़ा। ये चेन ने कहा,
ये मेरी फीस है। वो उठेगा पर सिर्फ 3 दिन जिएगा। अगर 3 दिन बाद मेरी मेडिसिन नहीं मिली तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये चेन पैसे लेकर चला गया। शेन मेंगलोंग चिल्लाया, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, उसे मार डालूंगा। तभी कमरे का डोर खुला और शेन हेहुआ बाहर आया। शेन मेंगजिया ने मुंह पर हाथ रख लिया। शेन मेंगलोंग डर से कांपने लगा। शेन हेहुआ ने चारों तरफ देखा। वो डॉक्टर कहाँ गए जिन्होंने मुझे बचाया? फिर उसने शेन मेंगलोंग को देखा। मुझे पता है तूने मेरी बीमारी के टाइम क्या क्या किया है। आज से तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। इसी बीच हुआ में ग्रुप के मीटिंग रूम में सन्नाटा था। कॉम्पिटिटर ने एक नया ब्यूटी प्रोडक्ट निकाला था जिससे कंपनी के शेयर गिर गए थे। सुनिए की चेस्ट में कुछ चुभ रहा था। उसने कॉलर के अंदर से एक पेपर निकाला जो ये चेन ने सुबह दिया था। उसमें कुछ दवाइयों के नाम लिखे थे। ये चेन ने कहा था कि ये पेपर 10 मिलियन का है। सुनी को हंसी आ रही थी। तभी पीछे से किसी ने वो पेपर छीन लिया। देखूं तो सही, सुन डायरेक्टर ने अपनी ब्रा में क्या छुपा रखा है। वो सूना थी जो सुन यी की कॉम्पिटिटर थी। उसने देखा कि उसमें कोई फॉर्मूला लिखा है जिसका नाम युद्ध पिल है। सूना हंसने लगी, किस ढोंगी से ये लिखवाया है। सुन यी ने गुस्सा होकर कहा, सूना मेरा पेपर वापस करो। सूना ने सबके सामने उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुन यी ने गुस्से में सूना को धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोनों में हाथापाई होने लगी। तभी रूम का डोर खुला और बॉस शाहरुखसवान अंदर आई। वो पहले से गुस्से में थी, ये देखकर और भड़क गई। मीटिंग स्टार्ट हुई। शाहरुखसवान ने कहा, दूसरे कॉम्पिटिटर आगे निकल रहे हैं और हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट 3 साल से एक ही जगह अटका है। रिसर्च हेड ने कहा, मैम ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पुराने फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं। हम इतिहास के सबसे बेस्ट फॉर्मूले ढूंढ रहे हैं पर कुछ नहीं मिल रहा। तभी सूना बोली, फॉर्मूला तो सुन डायरेक्टर के पास था, यूथ पिल नाम का। रिसर्च हेड का चेहरा बदल गया। यूथ पिल? वो तो पुराना खोया हुआ फॉर्मूला है। अगर वो मिल जाए तो कंपनी बच जाएगी। शाहरुखसवान ने सुन यी से पूछा, क्या तुम्हारे पास वो फॉर्मूला है? सुन यी ने नर्वस होकर कहा, मैम वो तो किसी ने मजाक में लिखा था। कहाँ है वो? सुन यी ने टेबल पर पड़े टुकड़ों की तरफ इशारा किया। रिसर्च हेड ने टुकड़ों को देखा और चिल्लाया, ये सच में असली फॉर्मूला है, पर इसे किसने फाड़ा? शाहरुखसवान ने गुस्से में सूना को देखा, तुम कल से स्टोर पर सेल्स गर्ल का काम करोगी? और टीम को ऑर्डर दिया, किसी भी तरह इस फॉर्मूले को जोड़ने की कोशिश करो और इसे लिखने वाले को ढूंढो। रात को सुन ये घर पहुंची। घर खाली था। वो सोफे पर बैठकर सोचने लगी, क्या ये चेन कोई छुपा हुआ मास्टर है? उसने इजीली फॉर्मूला लिख दिया और पुलिस केस भी संभाल लिया। क्या वो गायब हो जाएगा? तभी पीछे से एक हाथ ने उसका सिर छुआ। ये चेन खड़ा था। तुम मुझे बुला रही थी? सुन यी ने बताया कि फॉर्मूला फट गया है। ये चेन हंसा, वो तो बेसिक फॉर्मूला था, कहो तो और लिख दूं। फिर उसने कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। सुन यी ने उसे रोका, तुम शाहरुखसवान से मिलना चाहते थे ना? मैंने बात की है, वो मिलना चाहती है। ये चेन ने एटीट्यूड दिखाया। कल तक वो मुझे इग्नोर कर रही थी, आज नखरे दिखा रही है। अगर मिलना है तो वो खुद आए, फिर मेरा मूड हुआ तो मिलूंगा। ये बोलकर वो रूम में चला गया। दूसरी तरफ शाहरुखसवान अपने विला में बैठी थी। सुन यी ने उसे ये चेन का जवाब बता दिया था। शाहरुखसवान ने स्माइल की। पहले तो गेट पर ड्रामा करके मिलना चाहता था, अब एटीट्यूड दिखा रहा है। देखती हूँ तू किस मिट्टी का बना है। अगले दिन ये चेन जड़ी बूटियां खरीदने दुकान गया। वहां एक पुरानी पेंटिंग देखकर उसने सिर हिलाया। नकली है। पास खड़ी एक लड़की चिढ़ गई, देहाती ये ओरिजिनल पेंटिंग है। ये चेन ने कहा, ये कॉपी है, तुम और तुम्हारे एक्सपर्ट्स अंधे हैं। लड़की को गुस्सा आ गया। उसने हवा में कूदकर ये चेन पर किक मारी, लेकिन ये चेन ने आराम से उसका पैर हाथ से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। मार्शल आर्ट सीख रही हो पर टेक्निक गलत है, आगे जाकर अपाहिज हो जाओगी। लड़की फिर हमला करने लगी पर उसके दादाजी ने रोका। जिक्सुआन रुक जाओ। इन्होंने बिना अपनी एनर्जी यूज किए तेरी किक रोक ली। ये तुमसे बहुत आगे हैं। ये चेन ने अपनी एनर्जी पेंटिंग पर डाली जिससे उस पर कॉपी करने वाले का असली नाम उभर आया। सब हैरान रह गए। दुकानदार लड़की जिक्सुआन ने शर्मिंदा होकर ये चेन को दवाइयां दी। ये चेन ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारा वो एटीट्यूड ज्यादा पसंद था। मिस जू खुद मेरे लिए दवाई ले रही है, फिर भी मुझे आपका वो अकड़ू वाला स्टाइल ज्यादा पसंद आया। ये सुनते ही झू जीशुआन का गुस्सा फिर से फूट पड़ा। तुम बस बातों में ही जीतना जानते हो। आज भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाया, लेकिन अगर मेरे मास्टर यहाँ होते तो तुम्हें अपनी नानी याद आ जाती। तभी झू रेंदे आगे आए और बोले, जिक्सुआन क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? इस यंग मैन की पावर तुम्हारे मास्टर से कम नहीं है। फिर उन्होंने ये चेन की तरफ देखते हुए एक अपोलोजेटिक स्माइल दी। मेरी पोती को मैंने बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है मास्टर, ये इसे सीरियस मत लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने ये चेन की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन उठाई और थोड़ा सोचते हुए बोले, मिस्टर ये आपकी स्लिप पर लिखी सारी मेडिसिन हमारी शॉप में उपलब्ध हैं। बस आपकी क्वांटिटी काफी बड़ी है तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। अपनी गलती मानने के लिए मैं इसके कोई पैसे नहीं लूंगा। मिस्टर ये इस बारे में आपका क्या सोचना है? ये चेन ने अपना सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मार्केट प्राइस ही चार्ज कीजिए। इसके बाद वो मुड़े और बाहर की तरफ चलते हुए हाथ हिलाया। तो फिर मैं कुछ दिनों बाद आता हूँ। ये चेन के दूर जाने के बाद भी जुरेंडे उनकी जाती हुई पीठ को देखते रहे। उन्हें 5 साल पुरानी वो पुरानी बात याद आ गई और उनके फेस पर एक गंभीर एक्सप्रेशन आ गया। अगर वो वाकई में वही ये चेन है तो इस सिटी में काफी टाइम तक शांति नहीं रहने वाली। पास ही खड़े जुजिक्सुआन से रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, ग्रैंडपा क्या सिर्फ इसलिए कि इन्होंने आपको एक फेक पेंटिंग आइडेंटिफाई करने में हेल्प की, ये मेरे मास्टर के इक्वल हो गए? जू रेंड ने सीरियस होकर कहा, सच में ये मेरी भूल थी।
वो तुम्हारे मास्टर के बराबर नहीं है, बल्कि तुम्हारे मास्टर से बहुत ऊपर हैं। उनका सामने आना इस बात का प्रूफ है कि दुनिया में एक नए ग्रैंड मास्टर की एंट्री हो चुकी है। और रूमर्स की माने तो मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर किसी भी हैवी वेपन को इग्नोर कर सकते हैं। नॉर्मल लोग तो उनकी नजरों में बस बड़ी चींटियों जैसे हैं। जू जिक्सुआन एकदम शॉक हो गए। ये इतने यंग हैं, ग्रैंड मास्टर कैसे हो सकते हैं? झू रेंदे ने भी अपनी भव्य सिकोड़ी। तुम गलत सोच रहे हो, वो ग्रैंड मास्टर नहीं है, बल्कि ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा डेंजरस इंसान है। हमारा जू फैमिली किसी भी प्राइस पर उनसे दुश्मन नहीं बना सकता। इसी बीच ये चेन एक जानी पहचानी लेकिन अजनबी सड़क से गुजर रहे थे। उनके मन में एक अजीब सी उदासी छा गई। कुछ ही टाइम बाद उनके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी आने वाली थी। अचानक उनकी आंखें नम हुईं। उन्हें महसूस हुआ कि पीछे एक आदमी छुप छुप कर उनका पीछा कर रहा है। ये चेन के लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल आ गई और वो अकेले ही एक डार्क लेन में घुस गए। उस आदमी ने जब टारगेट को एले में जाते देखा तो वो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, फिर तेजी से भागकर कॉर्नर तक पहुंचा। लेकिन आसपास देखा तो वो एक क्लोज्ड स्ट्रीट थी और टारगेट पूरी तरह डिसअपीयर हो चुका था। तभी अचानक ऊपर से एक डार्क शैडो नीचे गिरी। इससे पहले कि वो आदमी रिएक्ट कर पाता, एक बड़े हाथ ने सीधा उसका हेड पकड़ लिया और बिना किसी दया के उसे जमीन पर पटक दिया। एक बेहद कोल्ड और डरावनी आवाज आई, मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। वो आदमी पूरी तरह पैनिक हो गया और गिड़गिड़ाने लगा। शेन हाइहुआ ने पूरे जांगचंग में रिवॉर्ड रखा है, आपको ढूंढने वाले को 10 लाख मिलेंगे। ये चेन को अब समझ आया। उन्होंने शेन हाहुआ को 3 दिन की लाइफ दी थी। अगर 3 दिन के अंदर उनकी बनाई मेडिसिन नहीं मिली तो वो पक्का मरेगा। ये चेन ने उस आदमी पर ध्यान देना छोड़ दिया और चलते हुए बोले, जाकर शेन हाहुआ से कहो अगर जिंदा रहना चाहता है तो ये सब चीप ट्रिक्स बंद करे और खुद आकर मुझसे मिले। कुछ देर बाद ये चेन अपने अपार्टमेंट लौटे। उन्होंने देखा आंट सन हल्का मेकअप किए हुए थी। उनके खुले रेशमी बाल कंधों पर गिरे थे, जो उन्हें पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। आंट सन ने पीछे आहट सुनी तो समझ गई कि ये चेन आ गए हैं। वो मुड़ी और मुस्कुराकर बोली, चलो तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलती हूँ। ये एक ही आउटफिट तुम कब से पहन रहे हो, और साथ में तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन भी ले लेते हैं ताकि इमरजेंसी में तुमसे कांटेक्ट हो सके। ये चेन को अंदर से काफी अच्छा लगा, लेकिन अपने कपड़े देखकर उन्हें सब नॉर्मल ही लग रहा था। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि आंट सन ने उनका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ खींचने लगी। ये चेन को रिफ्यूज करने का मौका ही नहीं दिया। कुछ ही देर में दोनों जांगचंग कमर्शियल प्लाजा पहुंच गए। ये चेन ने नया लुक कैरी कर लिया था, जिससे उनकी शार्प खामोश आंखें और गहरा इंप्रेशन छोड़ रही थी। एक अलग ही एटीट्यूड नजर आ रहा था। आंट सन भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। तुम तो रेडी होने के बाद काफी हैंडसम लगते हो। फिर मुस्कुराते हुए पास आकर बोली, सच सच बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? अपनी सिस्टर से कहो तो कोई गर्ल इंट्रोड्यूस करवाऊं, मेरे सर्कल में सब सिंगल गर्ल्स ही हैं। ये चेन ने सिर हिलाया और चुप रहे। इन 5 सालों में वो रोज लाइफ और डेथ के बीच रहे हैं और बस स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस की है ताकि बदला ले सकें। लव लाइफ के लिए उनके पास टाइम कहाँ था? उन्हें पुरानी बात याद आ गई। 5 साल पहले जब ये फैमिली सही सलामत थी, तब उन्हें एक गर्ल पसंद आई थी जिसका नाम चू शुरान था। वो उस टाइम सबकी क्रश हुआ करती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके उसे लव लेटर दिया। उन्हें लगा था कि इसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन सरप्राइजिंग तरीके से जवाब मिला। चू शुरान ने कहा था कि अगर वो अगले दिन मॉर्निंग में स्कूल लीडर का माइक छीन कर सबके सामने प्रपोज करेगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने को रेडी है। उस टाइम ये चेन दुनियादारी नहीं समझते थे। इस बेवकूफाना प्यार के चक्कर में अगले दिन उन्होंने सच में ऐसा कर दिया, लेकिन चू शुरान ने सबके सामने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उस दिन के बाद से ये चेन पूरी तरह टूट गए और उनका यूजलेस होने का टैग हर तरफ फैल गया। ये चेन यादों से बाहर आए। उनके लिप्स पर एक टॉन्टिंग स्माइल थी। शायद उस टाइम में सच में एक लूजर था, लेकिन आज जांगचेंग की टॉप 4 फैमिलीज में सबसे ऊपर रहने वाला चू फैमिली मेरी नजर में क्या चीज है। एंडसन ने ये चेन के मूड चेंजेस नोटिस किए। उन्हें लगा शायद उनकी बात से ये चेन के ईगो को हर्ट हुआ है, इसलिए वो कंसोल करने लगी। ये चेन ने नटखट अंदाज में उनका फेस दूसरी तरफ घुमा दिया। क्या बकवास कर रही हो, ज्यादा मत सोचो, शॉपिंग पर फोकस करो। एंडसन मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाकर ये चेन को दूसरी लग्जरी स्टोर में ले गई। तभी पास से एक शॉक भरी आवाज आई, ओहो, ये एंडसन नहीं है। इतने सालों बाद मिली हो, बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? ये चेन ने सामने देखा। ये औरत कोई और नहीं बल्कि चू शुरान की फॉलोअर ही चेन थी। वो औरत आगे आई और टॉन्ट मारने लगी, एंडसन तुम्हारी चॉइस आज भी कितनी चीप है। स्कूल टाइम में उस यूजलेस ये चेन के पीछे पड़ी रहती थी और अब जो बॉयफ्रेंड बनाया है वो भी लोकल स्ट्रीट टाइप कपड़े पहने हैं। तुम्हें गरीब लड़के ही क्यों पसंद आते हैं? बोलते बोलते उसने गौर से देखा। वैसे ध्यान से देखें तो ये बंदा उस ये फैमिली के लूजर जैसा नहीं लग रहा। पास ही खड़े एक वेल ड्रेस्ड आदमी ने क्यूरियस होकर पूछा, ये फैमिली का लूजर, इसकी क्या ग्रेट स्टोरी है, जरा मुझे भी बताओ। ही चैन हंसते हुए पुरानी बातें सुनाने लगी। यहाँ तक कि जब ये फैमिली के खत्म होने का जिक्र आया तो वो खुशी से उछलने लगी। ये चैन का फेस एकदम कोल्ड हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस औरत की जबान इतनी गंदी होगी। वो उसे चुप कराने के लिए एक्शन लेने ही वाले थे कि एंडसन बीच में आ गईं और उस औरत को घूरते हुए बोली,
इससे हमें कोई मतलब नहीं, चलो हम आगे कपड़े देखते हैं। आंट सन और ये चेन को दूर जाते देख हे कियन के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। उसने उस आदमी का हाथ पकड़कर खुद से चिपकाया और प्यार से बोली, जून, मुझे भी कुछ आउटफिट्स लेने हैं, रात को जैसा चाहोगे वैसा कर लेना, ओके। उस आदमी ने मीनिंगफुल तरीके से सिर हिलाया। इसी बीच आंट सन जैसे ही शॉप के अंदर गईं, उन्हें शोकेस में एक सूट पसंद आ गया। शॉप एग्जीक्यूटिव मुस्कुराते हुए आगे आई, मैम आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, ये हमारी शॉप का बेस्ट पीस है, इसकी प्राइस 3,60,000 है, पसंद है तो ट्राई कर सकती हैं। प्राइस सुनते ही आंट सन का फेस उतर गया। वो ऑकवर्ड होकर मुस्कुराई, इस कपड़े का कलर थोड़ा मैच नहीं कर रहा। अभी वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पीछे से एक तीखी हंसी की आवाज आई। आंट सन, बजट नहीं है तो डायरेक्ट बोलो ना, ये कलर मैच नहीं कर रहा वाला ड्रामा क्यों कर रही हो? आंट सन ने गुस्से में हे चेन की तरफ देखा। तुम फिर आ गई? खरीदना ना खरीदना मेरी मर्जी है, तुम्हें क्या मतलब? ही चेन ने ताना मारा, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो अपने उस बीमार भाई के लिए हाई स्कूल अधूरा छोड़कर जॉब करने नहीं भागती। आंट सन को साइलेंट देखकर हे चेन और पास आ गई। क्या हुआ, मारोगे मुझे? तुम्हें पता भी है मेरी बेस्ट फ्रेंड चू शुरान है, मुझे हाथ भी लगाया तो जिंगचंग में रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी वो बकबक कर ही रही थी कि एक बड़ा हाथ हवा में लहराया और सीधा हे चियान के चेहरे पर पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि वो उड़कर दूर जा गिरी। ये चेन की डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हारी ये गंदी जबान मैं कब से बंद कराना चाहता था, सच में तुम्हें चुप करा देना ही बेस्ट है। ही चियान अपना गाल पकड़कर जमीन से उठी और चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हें पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? पास खड़ा आदमी आगे आया, मैं बेमिंग ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाओ जून हूँ, मेरा ईयरली पैकेज 50 लाख का है। मेरे जैसे हाई स्टेटस आदमी से उलझना तुम जैसे गरीब के बस की बात नहीं है। लेकिन उस आदमी के शब्द खत्म होते ही पीछे से एक भारी आवाज आई, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आज मैं शेन हाहुआ भी देखना चाहता हूँ कि बेमिंग ग्रुप का नाम लेकर मास्टर ये पर प्रेशर बनाने की हिम्मत किसकी हुई। सबने मुड़कर देखा। शेन हाहुआ गुस्से में लाल होकर चले आ रहे थे। जाओ जून की सांसें अटक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कंपनी के सीरियस डिजीज से पीड़ित सीईओ यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने तुरंत अपनी टोन बदली और चापलूसी से बोला, अंकल शेन, आप यहाँ कैसे आए? क्या नए प्रोजेक्ट के इंस्पेक्शन के लिए आए हैं? लेकिन शेन हाहुआ ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा ये चेन के सामने आ खड़े हुए। अपना हमेशा का स्ट्रिक्ट बिहेवियर छोड़कर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लाए और बोले, मास्टर ये मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, अगर आप आज नहीं मिलते तो मेरी उम्मीद ही टूट जाती। उस मोमेंट पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। इतना बड़ा बिलियनर एक यंग बॉय के सामने झुका हुआ था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। आंट सन के लिए भी ये शॉक सहना मुश्किल था। वो बिना कुछ बोले बस शॉक होकर देखती रह गई। कुछ सेकंड्स बाद ये चेन ने शेन हाहुआ को देखा। मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, तुम्हारे घर वालों ने ही उसे वैल्यू नहीं दी। शेन हाहुआ ने हेल्पलेस होकर कहा, सॉरी मास्टर, ये उस दिन मेरे नालायक बेटे ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, मैंने उसे सजा दी है, अब वो खुद आपसे माफी मांगेगा। फिर पीछे मुड़कर चिल्लाए, नालायक आगे आ और मास्टर ये के पैरों में गिरकर माफी मांग। शेन मेंगलोंग ने जरा भी देर नहीं की, तुरंत भागकर ये चेन के सामने घुटनों पर बैठ गया। मास्टर ये उस दिन मेरी गलती थी, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। शेन मेंगलोंग को घुटनों पर बैठे देखकर जो जून का दिमाग पूरी तरह घूम गया। वो शेन मेंगलोंग के टेम्पर को अच्छी तरह जानता था, वो किसी के सामने नहीं झुकता था। ये चेन ने आंट सन का हाथ पकड़ा जो अभी भी शॉक में थी और शेन हाहुआ फादर सन को इग्नोर करते हुए शॉप से बाहर चले गए। ये चेन के जाते ही शेन हाहुआ ने शेन मेंगलोंग को एक जोरदार लात मारी। देख अपना कारनामा, आज अगर मास्टर ये ने माफ नहीं किया तो तू पूरी जिंदगी यहीं घुटनों पर बैठा रहेगा। तभी जाओ जून डरते डरते आगे बढ़ा, अंकल शेन, मुझे लगता है ये सब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेन हाहुआ ने पलटकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में चिल्लाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई कंपनी का नाम यूज करके मास्टर ये से बदतमीजी करने की? आज से ही तुझे और तेरे बाप को कंपनी से बाहर निकाला जाता है। ये सब करने बाद शेन हाहुआ ने गहरी सांस ली और ये चेन के पीछे भाग पड़े। जाओ झुन पीला पड़कर जमीन पर बैठ गया। एक ही पल में उसने अपना सब कुछ खो दिया था। करोड़ों की वेल्थ वाला सीईओ एक यंग बॉय की जी हुजूरी कर रहा था। मेकी मुना केची खुशोनवन उसके गुस्से को सह रहा था और लाखों के गिफ्ट्स ऑफरिंग की तरह दे रहा था। कुछ मिनट पहले ये चेन और आंट सन हंसते बोलते मॉल से बाहर निकल रहे थे, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि पीछे से आवाज आई, मास्टर ये और मैम प्लीज रुकिए, क्या आप दोनों को आज शॉपिंग पसंद आई? शेन हाहुआ को देखकर ये चेन ने मूंछें सिकोड़ी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? शेन हाहुआ ऑकवर्ड होकर मुस्कुराए, आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं मैम के लिए आया हूँ। अभी हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ने जो मिसबिहेवियर किया वो मेरी बैड मैनेजमेंट की वजह से था। मैं स्पेसिफिकली अपोलोगाइज करने आया हूँ, प्लीज ये स्मॉल गिफ्ट्स एक्सेप्ट कीजिए। आंट सन सरप्राइज्ड थी, पर उन्होंने नोटिस किया कि ये वही आउटफिट्स थे जिन्हें वो बहुत पसंद कर रही थी, लेकिन महंगा होने की वजह से छोड़ आई थी। ये चंद समझ गए कि शेन हाहुआ सीधे उनसे बात नहीं बना पा रहा, इसलिए आंट सन के जरिए रास्ता निकाल रहा है। मानना पड़ेगा स्मार्ट तो था। ये चेन ने डायरेक्ट पॉइंट पर बात की, शेन हाहुआ मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ,
कल मॉर्निंग 9 बजे मैं शन हाउस आऊंगा। लेकिन याद रखना, अगर मैं तुम्हें मौत के मुंह से निकाल सकता हूँ तो तुम्हारी लाइफ वापस लेना भी मेरे लिए बहुत ईजी है। ये चेन के शब्द सुनते ही शन हाइहुआ का पूरा बॉडी कांप उठा। मास्टर, ये आगे से आपकी किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए मैं हमेशा रेडी रहूंगा। दूसरी तरफ जांगचेंग के एक लग्जूरियस मैंशन में हे चेन बहुत एक्साइटेड होकर आज का पूरा इंसिडेंट बता रही थी। उसके पास ही एक यंग गर्ल पौधों में पानी दे रही थी। वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। फिर उसने बहुत कूली पूछा, यानी तुम खुद श्योर नहीं हो कि वो ये चेन ही था? बस शक्ल मिल रही थी और सरनेम ये था। उस गर्ल ने फिर सोचा, शन हाइहुआ बहुत क्लेवर और मैच्योर इंसान है। उन्हें अपनी ईगो बहुत पसंद है। वो किसी यंग बॉय के सामने झुक रहे हैं तो सामने वाला जरूर हाई स्टेटस या इमेंस पावर वाला होगा। वो लूजर 5 साल पहले जो भी था, आज जिंदा भी होता तो एक स्ट्रीट डॉग बनकर रहता। वो शेन हाइहुआ को कैसे झुकने मजबूर कर सकता है? हे चेन फिर भी मान नहीं रही थी। लेकिन शुरान, अगर वो सच में वही ये चेन निकला तो? चू शुरान ने कोल्ड स्माइल दी। 5 साल पहले उसकी ये फैमिली हमारे चू फैमिली के सामने कुछ भी नहीं थी। 5 साल बाद भी हमारा चू फैमिली ऐसा ही रहेगा कि वो सिर्फ हमें दूर से देख ही सकता है। उधर ग्रैंड अपार्टमेंट में लग्जरी गुड्स से भरी टेबल को देखकर आंट सन बहुत हैप्पी थी। इतने सारे क्लोथ्स, ये सब तो मैं कभी खुद खरीद ही नहीं पाती। फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया, वैसे ये चेन, क्या तुम चार वॉकशू से सच में नहीं मिलने वाले? ये चेन चुप रहे और टीवी ऑन कर दिया। कोइंसिडेंटली टीवी पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही थी। कंफर्म हुआ है कि डिसीज्ड जांगचेंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट चेन जंगुओ और उनकी वाइफ चेन फंग हैं। पुलिस इसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में टारगेट मर्डर केस मान रही है। आंट सन का फेस डर से पीला पड़ गया। वो पिछले कुछ दिनों से डर रही थी कि चेन फैमिली बदला लेगी, पर सोचा नहीं था कि चेन झेंगुओ फादरसन ऐसे मारे जाएंगे। ये चेन ने प्लेफुल स्माइल के साथ कहा, कुछ लोग बहुत बुरे काम करते हैं, दुश्मनों से घिरे रहते हैं, उनका मरना नॉर्मल ही है। वैसे ये सब मैंने ही किया है। मैं एक टॉप असासिन हूँ, दीवारों पर चढ़ सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब तुम्हें बताऊंगा? आंट सन ने अपनी आंखें घुमाई। बकवास मत करो, पुलिस पकड़ लेगी तो क्या करोगे? तुम बस थोड़ा बहुत फाइट कर सकते हो, मर्डर करना तुम्हारे बस का नहीं है। फिर क्यूट एक्सप्रेशन बनाकर बोली, अब तुमसे बात नहीं कर रही, मैं क्लोथ्स ट्राई करने जा रही हूँ, देखना मत बिल्कुल। ये चेन ने मजबूरी में सांस छोड़ी। आजकल सच बोलो तो भी कोई विश्वास नहीं करता। इसके बाद ये चेन पास की एक फार्मेसी से कुछ मेडिसिन लाए। लौटते वक्त वो एक क्वाइट जगह से गुजर रहे थे, तभी एक टॉल फिगर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये चेन ने ध्यान से देखा और औरत को पहचान लिया, पर वो उससे ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, इसलिए साइड से निकलने लगे। एक्सक्यूज मी ऑफिसर बाई लिविंग, मैं अभी काफी बिजी हूँ, आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। जैसे ही ये चेन आगे बढ़े, बाई लिविंग की कोल्ड वॉइस आई, चेन फैमिली वाला इंसिडेंट तुमने किया है ना, उस ये फैमिली के इंसान ने जिसे डेड माना जा रहा था। ये चेन, सोचा नहीं था कि तुम जैसे पावरफुल पर्सन असल में ये फैमिली के वही लूजर होंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक बड़े हाथ ने झटके से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। पूरे शरीर में डेथ का डर फैल गया। बाई लिविंग ने मुश्किल से कहा, कुछ बातें ऐसे क्लियर नहीं होंगी, मैं बस तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहती हूँ। कुछ सेकंड्स बाद ये चेन ने उसे नीचे उतारा और कोल्डली बोले, डिनर की कोई जरूरत नहीं है, आगे से मुझे परेशान मत करना। ये बोलकर वो बिना पीछे देखे चले गए। बाई लिविंग ये चेन की पीठ को घूरती रह गई। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उनकी एज के हिसाब से एंशिएंट मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का गोल्डन टाइम निकल चुका था। 5 साल जान लगाकर भी मेहनत करते तो भी इतने स्ट्रांग कैसे हो सकते थे? इन 5 सालों में आखिरकार इनके साथ क्या हुआ था? बाई लिविंग से पीछा छुड़ाकर ये चेन अपार्टमेंट लौटे और जो हर्ब्स लाए थे उन्हें प्रोसेस करने लगे। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आंट सन के सो जाने का वेट किया और उनका माइक्रोवेव यूज करके मेडिसिन पिल्स बनाने लगे। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ और बीप हुई, माइक्रोवेव से बहुत सारा धुआं निकला। ये चेन को थोड़ा हेडेक हुआ, काश उस बूढ़े का एल्केमी फर्नेस ले आया होता। धुएं में हाथ मारकर उन्होंने अंदर से पिल्स निकाली। अपनी हथेली पर 5 इरेगुलरली शेप्ड पिल्स देखकर ये चेन थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए, पर शेन हाइहुआ का इलाज करने के लिए ये काफी थी। अगली मॉर्निंग आंट सन नींद भरी आंखों से रूम से बाहर आई। ये चेन को जल्दी में बाहर जाते देखा तो क्यूरियस होकर पूछा, इतनी मॉर्निंग कहाँ जा रहे हो? ये चेन ने क्वाइटली कहा, पेशेंट देखने जा रहा हूँ, कोई काम हो तो कॉल कर लेना। आंट सन ने भवें सिकोड़ी, दिन भर बकवास करते रहते हो, तुम्हारा लुक दूर दूर तक डॉक्टर जैसा नहीं लगता। ये चेन के जाने के बाद आंट सन उदास होकर सोफा पर बैठ गई। टाइम देखें तो ये फैमिली के तीनों लोगों की डेथ एनिवर्सरी आने वाली है। शायद इस साल भी मुझे अकेले ही जाने पड़ेगा। उन्होंने गहरी सांस ली। ये फैमिली ने ऐसा क्या पाप किया था कि इतना बड़ा फैमिली इस कंडीशन में पहुंच गया? इसी टाइम ग्रैंड अपार्टमेंट के गेट पर एक यंग गर्ल बहुत नर्वसली किसी का वेट कर रही थी। पास में खड़े 2 आदमी आपस में बातें कर रहे
रहे थे। भाई बता तो, वो सुंदरी किसी लड़के का वेट कर रही है या लड़की का? मोटे आदमी ने कॉन्फिडेंस से कहा, पक्का अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रही है। ऐसी कार चलाने वाली गर्ल्स डोमिनेंट होती हैं, किसी लड़के के लिए खुद को लोअर फील नहीं कराएंगी। पतले आदमी की आंखें चमकी। गुरु, आपकी एनालिसिस तो बहुत लॉजिक वाली है। तभी एक तीसरी वॉइस बीच में आई, मुझे लगता है आपकी एनालिसिस गलत है। दोनों ने तुरंत मुड़कर देखा। मोटे ने अपने चश्मे को ठीक किया और बोला, मैंने वीडियो गेम्स में 100 से ज्यादा गर्ल्स को इंप्रेस किया है। मैं लव का गॉड हूँ। तुम कौन हो भाई? क्या तुम मुझसे ज्यादा गर्ल्स को समझते हो? ये चेन ने सिर हिलाया। मैं गर्ल्स को नहीं समझता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो गर्ल मेरा ही वेट कर रही है। ये सुनते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मोटे ने चिढ़ाते हुए कहा, फ्लर्ट करने से पहले मिरर देख लो। मेरे जैसे हैंडसम होकर भी मैं आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। तभी शेन मिंगजिया ने ये चेन को देख लिया। उसकी घबराहट दूर हुई और वो छोटे छोटे कदम बढ़ाकर भागती हुई आई। मास्टर, ये आप आ गए, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। उन दोनों लड़कों के होश उड़ गए। शेन मिंगजिया ने ये चेन का हाथ पकड़ा और उन्हें कार में बैठाकर ले गई। पीछे बस 2 लोग स्टोन स्टैच्यू बनकर खड़े रह गए। जल्द ही दोनों शेन विला पहुंच गए। शेन हायहुआ ने अपने सामने रखी ब्लैक कलर की पिल देखी और हेजिटेंट होकर पूछा, क्या सच में बस इसे खाने से सब ठीक हो जाएगा? कोई एक्यूपंक्चर या लिक्विड मेडिसिन नहीं चाहिए? ये चेन ने सिर हिलाया। डायरेक्ट खा लो, 5 पिल्स एक साथ निकल जाओ। कंफर्म आंसर मिलने के बाद शेन हाहुआ ने सारे डाउट्स साइड में रखे और सारी पिल्स एक साथ मुंह में डालकर निगल ली। निगलते ही एक अजीब सेंसेशन फील हुई। पिल्स बॉडी के अंदर तुरंत डिसॉल्व हो गईं और पावरफुल मेडिसिनल एनर्जी फैल गई। शेन हाहुआ को लगा जैसे पूरा बॉडी एक वार्म करंट में कवर हो गया है। पूरे बॉडी में एक अनएक्सपीरियंस्ड एनर्जी आ गई थी। ऐसा फील उन्होंने लाइफ में कभी नहीं किया था। शब्द भी कम पड़ रहे थे। उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़कर ये चेन का हाथ टाइटली पकड़ लिया। मास्टर, ये आपकी इस लाइफ सेविंग हेल्प को मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर उन्होंने एक बैंक कार्ड आगे किया। ये आपका 10 करोड़ का पेमेंट है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। ये चेन ने कार्ड लिया और कामली बोले, पैसे लिए हैं, इलाज किया है, ये एक सिंपल डील थी, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। शेन हायहुआ ने डिनाई नहीं किया और फिर बोले, ग्रैंड अपार्टमेंट के पास मेरी एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, ये उसकी कीज है, प्लीज इसे भी रख लीजिए। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ डिनर एक्सेप्ट करें। ये चेन ने थोड़ा सोचा और कीज रख ली। हर्ब्स स्टोर करने के काम आएगी। डिनर के लिए पहले रिजेक्ट करने वाले थे, पर सोचा कि शेन हाहुआ बिजनेस सर्कल से हैं, उन्हें काफी कमर्शियल सीक्रेट्स पता होंगे, जैसे कि तियानजिंग ग्रुप जिसे उनके फादर ने बनाया था, वो उनकी पूरे लाइफ की मेहनत थी। पर ये फैमिली के हादसे के बाद किसी ने उस पर कब्जा कर लिया और आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। कुछ सेकंड सोचकर बोले, हाउस कीज में ले रहा हूँ। रही बात डिनर की, तो इस बार पार्टी मेरी तरफ से होगी, कल इवनिंग में मिलेंगे, लोकेशन में सेंड कर दूंगा। ये कहकर ये चेन बाहर की तरफ निकल गए। शेन विला से निकलकर ये चेन सीधा रेंडे हॉल पहुंचे और मेन हॉल क्रॉस करके बैकयार्ड में गए, जहां ढेर सारी हर्ब्स सजी हुई थीं। तभी जू रेंडे पीछे आए। मास्टर, ये सारी फ्रेश हर्ब्स अभी डिलीवरी होकर आई हैं, इनकी क्वालिटी टॉप नॉच है। ये चेन मना नहीं कर सके। हर्ब्स की क्वालिटी उम्मीद से ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने जू रेंदे का स्टेटस थोड़ा अपमाना। मिस्टर जू, आपने काफी एफर्ट लगाया है, बिल बताइए। जू रेंदे फ्री में देना चाहते थे, पर जानते थे कि सामने वाला माना नहीं करेगा, इसलिए बहुत लो प्राइस बताई। हमारे रेंडे हॉल को बस 50 लाख दे दीजिए। ये चेन जानते थे कि इन हर्ब्स की एक्चुअल वर्थ 1 करोड़ से ऊपर थी। उन्होंने सोचा कि इस फेवर को रिटर्न कर देना चाहिए। उन्होंने एक पेपर पर कुछ लाइंस लिखी, साथ में एक ह्यूमन डायग्राम बनाया और कुछ स्ट्रेंज फ्लो लाइंस ड्रॉ की। ये सब पूरा करके ये चेन ने पेपर फाड़कर जू रेंड को दिया। इसे रखो, अपनी ग्रैंडडॉटर को दे देना, अगर उसे समझ ना आए तो अपने मास्टर को दिखाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जू रेंड ने नॉड करके लिया, पर वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए डायग्राम का मीनिंग नहीं समझ पाए। जब वो सोच रहे थे, ये चेन ने फिर पूछा, वैसे मिस्टर जू, क्या आपको पता है जांगचंग में एल्केमी फर्नेस कहाँ मिल सकता है? जू रेंड की आंखें फटी की फटी रह गईं। मास्टर, ये क्या आप एल्केमी भी जानते हैं? रूमर्स हैं कि चाइना के एल्केमिस्ट हजारों साल पहले डिसअपियर हो चुके हैं। मार्केट में जो पिल्स मिलती हैं वो हजारों साल पुरानी हैं और एक्सट्रीमली रेयर हैं। अगर किसी मार्शल आर्ट्स फैमिली को एक एल्केमिस्ट का सपोर्ट मिल जाए तो वो आसानी से एक जाइंट फोर्स बन सकती है। ये चेन की इतने बड़े अमाउंट में हर्ब्स बाइंग देखकर जू रेंड को लगा कि क्या सच में यह एल्केमी के लिए है। जू रेंड की बातें सुनकर ये चेन ऑकवर्डली मुस्कुराए। मिस्टर जू, गलत मत समझिए, मुझे एल्केमी कहाँ आती है, मुझे बस फर्नेसेस कलेक्ट करने का शौक है। जू रेंडे थोड़े डिसअपॉइंटेड हुए, फिर भी बताया, 5 दिन बाद एक ऑक्शन होने वाला है, वहां शायद फर्नेस मिल जाए। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये चेन अपना एड्रेस छोड़कर बाहर निकल गए। ये चेन के जाने के कुछ देर बाद जू जिक्शुआन और उनके मास्टर चिन युआनमिंग रेंडे हॉल पहुंचे। जू रेंड ने ग्रीटिंग्स के बाद तुरंत ये चेन का दिया पेपर आगे बढ़ा दिया। जू जिशुआन ने पेपर पर टेढ़ी मेढ़ी लाइंस और डायग्राम्स देखे, उन्हें कुछ समझ नहीं आया,
और कचरा समझकर फेंक दिया। तभी कखिन युआनमिंग ने पेपर उठाया, बस एक ग्लैंस देखा और अगले ही सेकंड उनकी आंखें बड़ी हो गईं। चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। उन्होंने झू रेंदे के कंधों को पकड़ा और एक्साइटेडली बोले, ओल्ड झू, मुझे उस मास्टर से मिला। उन्होंने मुझ पर और जिक्सुआन पर बहुत बड़ा एहसान किया है। झू रेंदे एकदम कंफ्यूज थे कि पेपर में क्या लिखा है। कहीं युआनमिंग को एहसास हुआ कि वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्लेरिफाई किया, जिक्सुआन और मैं जो क्मियांग मैनुअल प्रैक्टिस करते हैं वो मुझे यंग एज में मिली थी, पर वो इनकम्प्लीट थी। स्टार्टिंग में मेरी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ी, पर आगे चलकर प्रॉब्लम बढ़ने लगी, यहाँ तक कि इंटरनल ऑर्गन्स पर बैड इफेक्ट पड़ने लगा। जू जिक्सुआन को अब समझ आया, तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस करते टाइम अजीब सा पेन महसूस हो रहा था। क्या ये इनकम्प्लीट मेथड का बैकलैश था? कन युआनमिंग ने जू जिशुआन को देखा और समझाया, जिशुआन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस अभी डीप नहीं है, पर अगर मैंने आगे प्रैक्टिस जारी रखी तो मेरे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे और मेरी डेथ हो जाएगी जब तक कि मैं अपनी पावर डिस्कार्ड न कर दूं। ये सुनकर झू रेंदे भी डर गए। किन युआनमिंग हमेशा से झू फैमिली की सिक्योरिटी संभालते आए थे। अगर उन्हें कुछ हुआ तो झू फैमिली मुश्किल में पड़ जाएगी। जब सब हेल्पलेस थे तब एक लाउड हंसी गूंजी, लेकिन वो सब पहले की बात थी। इस पेपर पर उस टेक्निक को कंप्लीट कर दिया गया है। ये एक मास्टरपीस है। अब से कोई बैकलैश नहीं होगा। जिक्सुआन, हमें हमारा बेनिफैक्टर मिल गया है। जो जिक्सुआन हैरान रह गए। उनके मास्टर की हाई इमेज टूट चुकी थी और उसकी जगह ये चेन का वो एरोगेंट लुक उनके दिमाग में छाप छोड़ चुका था। कीज के पीछे लिखे एड्रेस के हिसाब से ये चेन शनहाइहुआ के दिए विला पहुंचे। 1000 स्क्वायर मीटर्स का एरिया देखकर उन्हें मन ही मन सरप्राइज हुआ। अंदर का इंटीरियर काफी लग्जूरियस था। सिर्फ किचन ही 100 स्क्वायर मीटर का था। ये चेन ग्लास विंडो के पास खड़े थे। एक अजीब सी लोनलीनेस उन्हें घेरने लगी। सालों पहले उनका ये फैमिली मैंशन भले ही थोड़ा छोटा था, पर पूरी फैमिली साथ थी और अब वो अकेले बचे हैं। उनके दिमाग में 5 साल पुरानी युनहू माउंटेन विला की भयानक रात और तियांदंग माउंटेन पर उनके पेरेंट्स की बची हुई यादें आने लगी। इस मोमेंट ये चेन की बॉडी से एक डेंजरस कोल्ड ऑरा निकला। यह ऑरा उन्होंने 5 सालों में हजारों बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में रहकर बनाया था। तभी डोर बेल बजी। ये चेन होश में आए और डोर खोला। बाहर कुछ डिलीवरी वर्कर्स हर्ब्स अनलोड कर रहे थे। ये चेन ने सोचकर राहत महसूस की, अच्छा हुआ ये विला मिल गया, वरना इतनी सारी हर्ब्स रखने की जगह नहीं होती। तभी जू रेंडे ये चेन के सामने आए। उनके साथ जू जिक्सुआन और एक अनमास्क्ड मिडिल एज्ड मैन खड़ा था। पर्सन के ऑनरा से लग रहा था कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। ये चेन कुछ पूछते उससे पहले ही उस आदमी ने आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठकर बों किया, मैं किन युआनमिन मास्टर ये को जीवन दान के लिए थैंक यू बोलता हूँ। ये चिन थोड़ा कंफ्यूज हुए। यादों में ऐसा कोई चेहरा नहीं था। चिन युआनमिंग ने तुरंत कहा, सच कहूँ तो मैं जिक्सुआन का मास्टर हूँ। आपने जो टेक्निक करेक्ट की थी, क्या वो चीज वाकई इतनी ग्रेट है? ये चिन की बात सुनकर चिन युआनमिंग शॉक्ड रह गए। एक ग्रैंड मास्टर को मार्शल आर्ट्स रेल्म के बारे में नहीं पता, ये तो बेसिक नॉलेज है। ये चिन ने सबकी सरप्राइज्ड शक्लें देखी और बहाना बनाया, मैं हाल ही में माउंटेन से नीचे आया हूँ, इसलिए मुझे चाइना के मार्शल आर्ट्स रेल्म्स के बारे में ज्यादा नहीं पता। चिन युआनमिंग को अब समझ आया, तो मास्टर ये इतने सालों से माउंटेन्स में रहकर सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर तो मैं मास्टर को बता देता हूँ, चाइनीज मार्शल आर्ट सिस्टम में 4 मेन लेवल्स होते हैं, एक्सटर्नल रियलम, इंटरनल रियलम, हाफ स्टेप ट्रांसफॉर्मेटिव रियलम और ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रैंड मास्टर रियलम। हर लेवल के 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशियल, सक्सेस और पीक। जैसे जिक्सुआन अभी इंटरनल रियलम के इनिशियल स्टेज पर है और मास्टर ये आप तो डेफिनेटली ग्रैंड मास्टर लेवल पर हैं। ये चेन ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की। ये लेवल्स मेरे मास्टर के बताए लेवल से अलग हैं, लेकिन ऑब्वियस है मेरी टेक्निक नॉर्मल मार्शल आर्ट से बहुत ऊपर है। उनके मास्टर के हिसाब से रियल रियलम्स होते हैं, बॉडी टेम्परिंग, कायुआन, क्यूडोंग, लीहे, जेन्युआन, शेन्यू और इसके आगे भी डेडली रियलम्स हैं, जिनकी अभी उन्हें ऑथोरिटी नहीं है। ये चेन अभी कायुआन रियलम के 5वें लेवल पर थे। कन युआनमिंग की बातों से लगा कि ग्रैंड मास्टर लेवल असल में कायुआन और कईदोंग के बीच में कहीं आता है, जो उम्मीद से स्ट्रॉन्ग निकला। पता नहीं कैपिटल में बैठा वो बंदा किस लेवल पर होगा, क्या वो ग्रैंड मास्टर है या उससे भी ऊपर? ये चेन ने थोड़ी देर सोचकर पूछा, क्या चाइना में ग्रैंड मास्टर्स बहुत सारे हैं? चिन युआनमिंग ने सोचा, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, पर ज्यादातर ग्रैंड मास्टर्स बड़े फैमिली से कनेक्टेड होते हैं। रियल पावर होल्डर्स के पास मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स होते ही हैं। झू रेंदे ने ऐड किया, जैसे जियांगचेंग की टॉप 4 फैमिलीज हैं, चू फैमिली, जाओ फैमिली, लू फैमिली और चैन फैमिली। सबसे वीक चैन फैमिली के ओल्ड मास्टर खुद एक ग्रैंड मास्टर थे, पर बदकिस्मती से कुछ दिन पहले किसी ने पूरे फैमिली को खत्म कर दिया। अब उनकी जगह वान फैमिली ने ले ली है। ये चेन को याद आया कि चेन जंगुओं ने मरते टाइम अपने ओल्ड मास्टर की धमकी दी थी। देखते हैं वो बूढ़ा कब लौटता है। रही बात बाकी फैमिलीज की, तो सबसे गहरा इंप्रेशन चू शुरान का था। अगर उस दिन उसने इंसल्ट न की होती तो ये चेन इतने डेस्परेट होकर स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करते। ये चेन से बहुत स्ट्रांग किलिंग इंटेंट निकला। चू शुरान, इस बार लौटकर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली हाई स्टेटस इंसान कौन है। चिन युआनमिंग ने इस टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट को महसूस किया। उनका दिल कांप उठा।
मास्टर, ये कि बॉडी से इतना खतरनाक ऑनरा कैसे निकल सकता है? इन्होंने अपनी छोटी सी एज में कितना खून बहाया होगा जो इतनी टेरिफाइंग पावर हासिल की है। झूर रेंदे से बाएं बोलने के बाद रात हो चुकी थी। सड़कों पर लोगों को देखकर ये चेन को एंडसन की चिंता होने लगी। वो दोपहर में एक कॉल आने के बाद बिना बताए चली गई थी और अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। क्या कोई प्रॉब्लम हो गई? तभी ये चेन के पेट से आवाज आई। उन्होंने आसपास देखा और एक स्ट्रीट फूड स्टॉल के पास रुक गए। उन्हें याद आया स्टूडेंट लाइफ में ये स्टॉल उनके बेस्ट फ्रेंड वांग यूहेंग के पेरेंट्स चलाते थे। वो अक्सर यहाँ आते थे, इसलिए दोस्ती हो गई थी। पुराने दिन याद करके उन्हें वार्म फील हुआ। जब मैं सबसे बुरी कंडीशन में था तब भी उसने मेरा साथ दिया था। ये चेन स्टॉल के अंदर गए, पर स्ट्रेंज बात ये थी कि जो जगह हमेशा क्राउडेड रहती थी आज खाली पड़ी थी। ये चेन ने ज्यादा नहीं सोचा, बैठकर बोला, अंकल वांग, मेरे लिए कुछ रोस्टेड स्क्यूवर्स और एक ड्रिंक ले आइए। तभी एक वुमन परेशान होकर आई। सॉरी ब्रदर, आज हम स्टॉल क्लोज्ड कर रहे हैं, आप कहीं और ट्राई कर लीजिए। अगर हमारा टेस्ट पसंद है तो कल नए एड्रेस वाले आउटलेट पर आ जाइएगा। ये चेन ने नोटिस किया कि उनके चेहरे पर बंडेज लगे हैं, जैसे किसी ने मारा हो। तभी एक आदमी लंगड़ाते हुए आया और स्केवर्स की प्लेट रखी। यंग ब्रदर, तुम आज हमारे लास्ट कस्टमर हो, आराम से खाओ, हम तुमसे पैसे नहीं लेंगे, बस थोड़ा जल्दी कर लेना। ये चेन ने देखा उस आदमी के चेहरे पर भी ब्रूजेस थे, पर स्क्यूवर्स की खुशबू अच्छी थी तो उन्होंने खाना स्टार्ट करने का सोचा। जैसे ही वो स्क्यूवर मुंह के पास ले जाने वाले थे, पीछे से एक वुडन चेयर उनकी तरफ उड़ती हुई आई। इम्पैक्ट से ठीक पहले ये चेन खड़े हुए, हाथ घुमाया और चेयर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने पीछे देखा, कुछ गोंड्स अंदर आ रहे थे। यंग ब्रदर, तुम्हारा मूव काफी अच्छा था, पर आज हम तुमसे बात करने नहीं आए हैं। ये शॉप बंद हो चुकी है, दफा हो जाओ यहाँ से। अंकल वांग और उनकी वाइफ डर के मारे कांपने लगे। रेड हेयर वाले आदमी ने अंकल वांग का कॉलर पकड़ा। ओल्ड वांग, प्रोटेक्शन फी दिए बिना नए शॉप पर शिफ्ट होने का ड्रामा कर रहे हो क्या? ये शॉप चलाना नहीं है तुम्हें? अंकल वांग ने दांत भींचे। टाइगर ब्रो, हमें छोड़ दीजिए, छोटा सा बिजनेस है, इतना लॉस सहन नहीं कर पाएंगे। रेड हेयर वाले ने इविल स्माइल दी। मुझे सब पता है, कल तक 50,000 प्रोटेक्शन फी तैयार नहीं मिली तो तुम्हारी नई शॉप भी तोड़ दूंगा। धमकी देकर वो जाने लगा। तभी पीछे से कोल्ड वॉइस आई, मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी। रेड हेयर वाला रुका, उसकी बॉडी फ्रीज हो गई। वो मुड़ा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये चेन ने ताना मारा। तुमसे नहीं तो क्या किसी कुत्ते से बात कर रहा हूँ। वर्ड खत्म होते ही ये चेन अपनी जगह से डिसअपियर हो गए। नेक्स्ट सेकंड वो उसके सामने थे और एक थप्पड़ जड़ दिया। रेड हेयर वाला सीधा जमीन पर गिर गया। ये चेन ने देखा, बस एक थप्पड़ में गिर गए, काफी वीक हो। रेड हेयर वाला गुस्से से पागल हो गया, खड़ा हुआ और अपना बड़ा सा पंच मारा, पर पंच लगने से पहले ये चेन का स्ट्रॉन्ग पंच उसकी ठड्डी पर पड़ा। वो आदमी रॉकेट की तरह हवा में उड़ा और सीलिंग में छेद करते हुए टकराया। ये सीन देखकर बाकी गन्स की हालत खराब हो गई। किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। ये चेन ने कोल्डली देखा, अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो अगली बार जान से हाथ धो बैठोगे। उनकी आवाज में ऐसा फियर था कि सारे गूंस घुटनों के बल गिर गए। ये चेन ने आगे बढ़कर रेड हेयर वाले का सिर पकड़ा। अगर इस स्ट्रीट पर दोबारा दिखे तो तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मरना भी आसान लगेगा। सारे गूंस डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। गूंस के जाने के बाद ये चेन ने बिखरा हुआ सामान देखा। इन कचरे के लोगों से सफाई करवाकर भेजना चाहिए था। तभी अंकल वांग पास आए और ये चेन को घूर कर देखने लगे। क्या तुम चेन हो? ये चेन ने नॉड किया। आपने मुझे पहचान लिया? अंकल वांग ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें बचपन से देखा है, कैसे भूल सकता हूँ? अब काफी टॉल और स्ट्रांग हो गए हो, ध्यान से न देखता तो पहचान ही नहीं पाता। दोनों से बातें करते करते काफी टाइम हो गया। ये चेन रात में अपार्टमेंट पहुंचे। डोर खोलते ही हॉल में एक गर्ल खड़ी दिखी। ये चेन को लगा एंडसन लौट आई हैं, पर जब वो गर्ल मुड़ी तो चेहरा एकदम अलग था। वो गर्ल आगे आई और प्राउडली बोली, क्या हुआ? उस दिन मिलने के लिए इतना ड्रामा कर रहे थे, आज पहचान भी नहीं रहे। ये चेन का फेस ड्रॉप हुआ। स्या रुअक्षु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्या रुअक्षु मुस्कुराई, एंडसन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे कीज दी थी। वैसे तुम्हारा क्या चक्कर है, तुम दोनों साथ रह रहे हो? ये चेन के माथे पर लाइंस आ गईं। गलत मत सोचो, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी तो आंटसन ने हेल्प की। फिर उसे देखा, उसकी शक्ल नॉर्मल लग रही थी, वैसा कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा था जैसा उनके मास्टर ने कहा था। आंटसन घर पर नहीं है, तुम उससे ऑफिस में बात नहीं कर सकती थी? शया रियुक्स्यू सीरियस हो गई, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, आज मीटिंग में भी नहीं आई। तुम्हें पता है वो कहाँ है? ये चेन को बुरा फील हुआ। उन्होंने शया रियुक्स्यू को इग्नोर किया और बाहर जाने लगे। शया रियुक्स्यू गुस्से में हाथ भींचने लगी। बस एक प्रिस्क्रिप्शन ही तो है तुम्हारे पास, इतना एटीट्यूड। पर वो तुरंत काम हो गई। उसने डिटेक्टिव भेजा था, पर ये चेन की डिटेल्स कंप्लीटली ब्लैंक आई, यानी उसकी इंफॉर्मेशन हायर लेवल अथॉरिटी से प्रोटेक्टेड थी। उसे ये चेन का मेडिसिन फॉर्मूला चाहिए था, इसलिए गुस्सा दबाना पड़ा। ये चेन नीचे खड़े थे। इतने बड़े जांगचिंग में बिना इंफॉर्मेशन नेटवर्क के किसी को ढूंढना मुमकिन नहीं था। मैं समसारा का सक्सेसर हूँ, एक टॉप एल्केमिस्ट हूँ, पर आज एक वुमन को ढूंढने में परेशान हो रहा हूँ। मुझे उस नेटवर्क का यूज करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ चेनलोंग बिल्डिंग में एक फोन रिंग हुआ। ये नंबर पूरी दुनिया में सिर्फ 6 लोगों के पास था। एक आदमी ने सीरियस होकर
होकर कॉल रिसीव किया। हेलो, ये चेन की आवाज आई। मैं हूँ। इस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश मत करना, वरना जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है वो सब छीन लूंगा, तुम्हारी जिंदगी भी। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सन ये हुआमी ग्रुप की डायरेक्टर, मुझे जानना है वो कहाँ है और सेफ है या नहीं। तुम्हारे पास 5 मिनट्स हैं। फोन कट हो गया। वो आदमी कांपने लगा। 3 साल से मैंने इस फोन को संभाल कर रखा, रोज आपकी कॉल का वेट किया पैलेस मास्टर, आखिरकार आपने कॉल की। 5 मिनट बाद ये चेन का फोन बजा। मैंने सुन आंटी की इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। वो कल दोपहर अपार्टमेंट से निकलने के बाद गाड़ी चलाकर जैंगशिंग 5th हॉस्पिटल गई थी। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो 70,000 की सर्जरी फीस अरेंज कर रही है। मेरे पास और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, क्या आपको भेजूं? ये चेन ने सीरियस होकर फोन काट दिया। सच में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, पर ठीक है, जब पता चल गया है कि वो कहाँ है तो हैंडल करना आसान है। इस वक्त जैंगशिंग 5th हॉस्पिटल में सुन आंटी परेशान होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली हैं, कार भी बेच दी, फिर भी सर्जरी के लिए 30,000 कम पड़ रहे हैं। मॉम डैड, क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? घर के सारे पैसे भी लगा दिए हैं, अब तो बस तुम्हारे अंकल से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। वो इन सालों में बिजनेस से काफी पैसे कमा चुके हैं। मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, आते ही होंगे। सुन आंटी ने आंखें सिकोड़ी। जाहिर है अंकल के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, पर वो सालों से हमारी फैमिली को नीचा दिखाते आए हैं। सच में उनसे हेल्प मांगने का मन नहीं कर रहा। अचानक एक आवाज आई और एक शो ऑफ करने वाले कपल धीरे धीरे चलकर आए। योंगुई, हाओजे के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आदमी ने पास आते ही गेट पर खड़ी सुन आंटी को देखा। सोचा नहीं था इतने सालों बाद मिली हो। सुन आंटी, तुम तो काफी ब्यूटीफुल हो गई हो, पहले कभी ध्यान ही नहीं गया। सुन आंटी के पेरेंट्स ने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर एक उम्मीद आई। योंगफू, कंडीशन तुम्हें पता ही है, मेरे पास सच में कोई रास्ता नहीं बचा। पर आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, बड़ा अफसोस है, अगर थोड़ा पहले बताते तो शायद कुछ हो पाता। आजकल बिजनेस में मंदी चल रही है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। उसकी आंखों में साफ नीचा दिखाने वाला एटीट्यूड था। तुम जैसे गरीबों की हालत देखकर लगता है, क्या तुम कभी चुका भी पाओगे? सुन आंटी की आंखों में आंसू आ गए। पर अंकल, अगर अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हाओजे की जान चली जाएगी। आदमी का चेहरा ठंडा ही रहा। तभी पास खड़ी औरत बोली, हस्बैंड, याद है लास्ट टाइम मिस्टर ली के साथ डिनर पर क्या बात हुई थी? तुमने मजाक में नहीं कहा था कि मिस्टर ली के बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढेंगे? सुन आंटी, इतनी सुंदर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये शादी हो गई तो क्या मिस्टर ली तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे? आदमी ने तुरंत ताली बजाई। मैं इस बारे में कैसे नहीं सोचा। भले ही मिस्टर ली का बेटा थोड़ा मेंटली स्लो है, पर उसे सुंदर लड़कियां पसंद हैं। सुन आंटी एकदम परफेक्ट रहेगी। औरत भी मुस्कुराते हुए सुन आंटी की तरफ देखने लगी। सुन आंटी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? भले ही तुम्हारे अंकल का बिजनेस सही नहीं चल रहा, पर तुम्हारे भाई की लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। फिर उसने सीरियस होकर कहा, हैंगशिंग बिल्डिंग मटेरियल्स के मिस्टर ली का बेटा आजकल शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। अगर तुम ली फैमिली में शादी कर लोगी तो भाई की बीमारी तो छोड़ो, पूरी सुन फैमिली तुम्हारी वजह से सेट हो जाएगी। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? ये कपल अपने फायदे के लिए अपनी ही भतीजी को मुसीबत में धकेलने को तैयार थे। सुन आंटी के पेरेंट्स ने औरत को बीच में ही रोक दिया। भाभी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बेटी को बेचने की बात कर रही हो? सुन आंटी ने पढ़ाई छोड़कर काम किया, इस फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, मैं उसके साथ ऐसा गलत नहीं होने दूंगा। औरत ने बेपरवाही से कहा, इतना बुरा मत बोलो, बेचना कैसा? सब सुन आंटी की चॉइस पर डिपेंड करता है, हो सकता है वो खुद वहां शादी करना चाहती हो। सोचो, हाओजे अभी सिर्फ 14 साल का है, उसकी पूरी लाइफ पड़ी है। क्या तुम उसे मरते हुए देख सकते हो? तुम उसकी सगी बहन हो, उसे बचपन से बड़ा होते देखा है। सुन आंटी के पेरेंट्स भी दुख से अपनी बेटी को देखने लगे। मैं कितना बेकार फादर हूं, मेहनत करके ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमा सका? अब मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है, क्या यही हमारी किस्मत है? औरत ने यह देखा तो मन ही मन खुश हुई, उसे लगा कि काम बन रहा है। उसने आग में घी डालते हुए कहा, रिच फैमिली में शादी करना तो अच्छी बात है, फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। याद रखो, हाओजे के आगे के ट्रीटमेंट में भी बहुत खर्चा आएगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरी गर्लफ्रेंड से शादी कराने की हिम्मत किसकी हुई? सुन आंटी चौंक गई और दरवाजे की तरफ देखा, जहां ये चेन धीरे धीरे चला आ रहा था। पगली लड़की, भाई बीमार था तो मुझसे क्यों छुपाया? अपने बॉयफ्रेंड से इतना परायापन? सुन आंटी के पेरेंट्स ने ये चेन को देखा। तुम आंटी के बॉयफ्रेंड हो? उसने तो कभी बताया नहीं। ये चेन ने तुरंत सुन आंटी को गले लगा लिया। आंटी, आपको तो पता ही है ना। सुन आंटी का नेचर थोड़ा शर्मीला है। पास खड़ी औरत का प्लान खराब होते देखकर वो गुस्से में ये चेन पर चिल्लाई, तुम झूठ बोल रहे हो, उसने अभी कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये चेन ने मुस्कुराकर सुन आंटी को देखा। देखो, इसे बिलीव नहीं हो रहा, अब तो प्रूफ देना पड़ेगा। सुन आंटी का चेहरा लाल हो गया, उसे समझ आ गया कि ये बंदा उसकी हेल्प करने आया है, इसलिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसने शर्माते हुए ये चेन के गाल पर एक छोटी सी किस कर दी। कपल को लगा कि दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं, पर इतने बड़े फायदे को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते? सुन आंटी, तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्जरी का खर्चा बहुत बड़ा अमाउंट है, हर कोई बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चेन ने कैजुअल टोन में कहा, बस 4 लाख ही तो हैं, आते वक्त रास्ते में ही पे कर दिए थे। पर वो दोनों फिर भी चुप नहीं हुए। 4 लाख ऐसे ही दे दिए, बड़ी बड़ी बातें मत फेंको। रिसिप्ट कहाँ है? फीस भरी है तो रिसिप्ट तो मिली होगी ना। ये चेन ने सोचा नहीं था कि ये इतने इरिटेटिंग होंगे। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो जल्दी में आया था,
फीस भरने का टाइम कहाँ था? अगर पैसे भरने रुकता तो सुन आंटी को ये दोनों बेच चुके होते। उसने नॉर्मल बनने का नाटक करते हुए कहा, पैसे हॉस्पिटल में नहीं, जियांगचिंग के सबसे टॉप डॉक्टर ये को दिए हैं, वो हाओजे को पूरी तरह ठीक कर देंगे। औरत ने सवाल उठाया, डॉक्टर ये? जियांगचिंग में ऐसा कौन सा डॉक्टर ये है? मैंने तो कभी नहीं सुना। कहीं वो डॉक्टर ये तुम खुद ही तो नहीं हो? ये चेन को भी मानना पड़ा कि ये औरत तो कमाल की जासूस निकली। कितना सही गैस किया। हाँ, सही पहचाना, मैं ही डॉक्टर ये हूँ। कपल जोर जोर से हंसने लगा। अगर तुम डॉक्टर हो तो मैं भगवान हूँ। हा हा हा, कितनी फनी बात है। उनकी लाउड हंसी सुनकर आसपास के लोग देखने लगे। तभी गेट पर एक बुजुर्ग दिखाई दिए। आप दोनों पेशेंट के रिलेटिव्स, प्लीज हॉस्पिटल में शोर मत मचाइए। आदमी ने उस बुजुर्ग को पहचान लिया। डॉक्टर क्यू, काफी टाइम बाद मिले, याद है आपको? मैं सुन योंगफू हूँ। लास्ट टाइम हमने साथ में डिनर किया था। पर बुजुर्ग ने अचानक उसके पीछे खड़े यंग लड़के को देखा। उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने आदमी को साइड धकेला और ये चेन की तरफ भागे। सोचा नहीं था आपसे यहाँ मुलाकात होगी। लास्ट टाइम शेन फैमिली के घर पर आपका टैलेंट देखकर मैं हैरान रह गया था। बुजुर्ग का ऐसा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर देखकर सब हैरान रह गए। ये चेन ने बुजुर्ग को देखा और थोड़ा कंफ्यूज हुआ। ये कौन था? शेन फैमिली? अच्छा, वो छोटा क्यों? तुम थोड़े मोटे हो गए हो यार, ये चेन ने कहा। इस बूढ़े इंसान की एक अजीब हैबिट थी। जब भी किसी आदमी को देखता तो उसका हाथ पकड़ना चाहता था। ओ डॉक्टर, ये सच में बहुत टाइम बाद मिले, ये चेन ने पूछा। हम पहले कहाँ मिले हैं? बुजुर्ग थोड़े एम्बेरस हुए। डॉक्टर, ये आपको याद नहीं? लास्ट टाइम शेन फैमिली के घर पर हम मिले थे। ये चेन को याद आया। हाँ, शेन फैमिली के घर पर उस लेडी के पास ये बंदा खड़ा था। अच्छा, तो तुम कोई फ्रॉड नहीं हो। मुझे लगा तुम सिर्फ अमीर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले फेक डॉक्टर हो। सुन योंगफू मन ही मन खुश हुआ। ये लड़का तो पक्का फ्रॉड है। डॉक्टर क्यों बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और ये उन्हें ही एटीट्यूड दिखा रहा है। अब तो ये गया। फिर उसने ये चेन की तरफ इशारा करके कहा, डॉक्टर क्यू, ये लड़का एक नंबर का फ्रॉड है, आप इसकी बातों में मत आइए। बुजुर्ग ने घूम कर सुन योंगफू को देखा। ये चेन ने पूछा, ये कौन है? बुजुर्ग ने एक चुटकी बजाई। तुरंत दो तगड़े सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। ये दोनों लोग शुरू से ही शोर मचाकर बाकी पेशेंट्स का ट्रीटमेंट डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे शक है कि इन्हें रैबीज का इन्फेक्शन हो गया है। वायरस फैलने से रोकने के लिए इन्हें आइसोलेशन में डाल दो। सिक्योरिटीज ने बिना सुने दोनों को पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गए। वो दोनों चिल्लाते रहे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये चेन ने बुजुर्ग को देखकर कहा, तुम्हारी मेडिकल स्किल्स भले ही एवरेज हों पर लोगों को हैंडल करने का तरीका काफी सॉलिड है। बुजुर्ग ने हंसते हुए सिर हिलाया। तभी सुन आंटी ने ये चेन की स्लीव खींची। ये चेन, प्लीज हमारी हेल्प करो, सर्जरी का खर्चा हम बाद में चुका देंगे। इससे पहले कि ये चेन कुछ बोलता, बुजुर्ग ने फिर चुटकी बजाई। एक डॉक्टर तुरंत आया। बुजुर्ग ने सीरियस होकर कहा, पेशेंट सुन हाओजे की फाइल रेडी करो, उसकी सर्जरी मैं खुद करूंगा। सब अरेंज करने के बाद वो ये चेन के पास बटरिंग करते हुए आए। डॉक्टर, ये क्या ये हैंडलिंग सही है? ये चेन ने पूछा। तो हाओजे की सर्जरी तुम करोगे, संभाल लोगे ना? बुजुर्ग ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं खुद करूंगा, एकदम परफेक्ट होगा। तब ये चेन ने एक पेपर निकाला। ये एक बेसिक एक्यूपंक्चर टेक्निक है, इससे तुम्हारी स्किल्स बहुत बढ़ जाएंगी। बुजुर्ग ने पेपर लिया, उनका दिल दहल गया। ये तो गायब हो चुकी किक्यूई नीडल टेक्निक है। आपकी गाइडेंस से मेरी मेडिकल स्किल्स बहुत आगे निकल जाएंगी। ये चेन ने फिर अपना कार्ड निकाला। बाय द वे, हॉस्पिटल फीस कितनी हुई? मैं पे कर देता हूँ। बुजुर्ग ने हाथ हिलाया। अरे नहीं नहीं, मैं सर्जरी कर रहा हूं तो पैसे कैसे ले सकता हूं? आप बेफिक्र रहिए, सब मैं संभाल लूंगा। सुन आंटी की फैमिली को यकीन ही नहीं हो रहा था हाओजे की सर्जरी की प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो गई। सुन आंटी का बॉयफ्रेंड आखिर कौन सी बड़ी हस्ती है? कुछ देर बाद सब हॉस्पिटल बिल्डिंग से बाहर आए। आंटी, आप घर जाकर रेस्ट कीजिए, यहाँ हम संभाल लेंगे। वैसे डैड, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। भले ही आप और ये चेन रिलेशनशिप में हैं, पर शादी से पहले साथ रहने में थोड़ी प्रिकॉशन रखनी चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखना। सुन आंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डैड, आप क्या बकवास कर रहे हैं? ये चेन ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, अंकल की सोच तो काफी ओपन है। तुम दूसरों की बातें चुपके से क्यों सुन रहे हो? ये चेन ने कहा, क्या करूं, मेरी सुनने की एबिलिटी ही इतनी तेज है। ओस, तुम्हारे पास हमेशा बहाने होते हैं। चलो कार से घर चलते हैं। अरे शिट, मेरी कार तो गिरवी रखी हुई है, कल लीव लेकर जाकर छुड़ाने की कोशिश करती हूँ। ये चेन ने स्माइल की। तुम्हारी कार की कीज तो मेरे पास है, कब गिरवी रखी? सुन आंटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये तो मेरी कार की चाबी है, कीचेन भी वही है। ये चेन ने आगे कहा, जब वो मॉर्टगेज कंपनी वाले कार ले जा रहे थे तब मैं वहीं था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने के नाते कार वापस लेना तो मेरा फर्ज था। बिना ये चेन की बात पूरी हुए सुन आंटी सीधे उसकी चेस्ट से आ लगी। थैंक यू ये चेन। ये चेन ने उसे गले लगाया। पगली लड़की, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। रास्ते में सुन आंटी की क्यूरोसिटी बढ़ती गई। तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें अपने घर में रहने दिया। ये चेन ने स्माइल की। शायद तुम्हें कल तक पता चल जाएगा। सुन आंटी कंफ्यूज हो गई। कल? अब क्या सस्पेंस बना रहे हो? अचानक कार के अंदर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। सुन आंटी कांपने लगी। ये चेन, मुझे अचानक बहुत ठंड लग रही है। क्या कार का ऐसी खराब हो गया? ये चेन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया क्योंकि उसने उस ठंडक में एक स्ट्रांग किलिंग इंटेंट फील किया था। उसने सुन आंटी को देखा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मत पूछना, बस हर एक वर्ड ध्यान से सुनना। पहला,
मेरे कार से उतरते ही तुम फुल स्पीड में अपार्टमेंट वापस जाओगी, बिल्कुल मत रुकना, चाहे कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, सीधा घर जाना। दूसरा, घर पहुंचते ही मेरा फोन लेकर मेरे रूम में जाना। तीसरा, मेरे फोन से रिसेंट कॉल हिस्ट्री का लास्ट नंबर डायल करना। कॉल कनेक्ट होते ही बोलना कि आधे घंटे के अंदर अपने सबसे स्ट्रांग बंदे को भेजे। अगर आधे घंटे में कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाए तो कोई अपोज मत करना, शांति से सरेंडर कर देना, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। इतना बोलकर वो कार से कूद गया और रोड किनारे सेफली लैंड हुआ। सुन आंटी को दूर तक गाड़ी ले जाते देखकर ये चेन ने गहरी सांस ली। एक पावरफुल फाइटर की वाइब्स नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन आंटी का मेरे पास रहना डेंजरस है, अकेले लड़ने से काम नहीं चलेगा, अपनी खुद की पावरफुल टीम होना जरूरी है। तभी उसके पीछे एक ब्लैक एसयूवी आकर रुकी। कार से दो बंदे बाहर निकले और उसकी तरफ आने लगे। ये चेन ने दोनों सूट पहने आदमियों को देखा। वो मार्शल आर्ट्स जानते थे पर खास नहीं थे। असली डेंजर उनके पीछे खड़ा ट्रेडिशनल आउटफिट वाला बंदा था। कुछ सेकंड बाद ट्रेडिशनल कपड़े पहने आदमी ने बोलना शुरू किया, ये चेन, ये नाम सुने बहुत टाइम हो गया, 5 साल, पूरे 5 साल बाद भी ये फैमिली का कोई बंदा जिंदा बचेगा सोचा नहीं था। ये चेन का चेहरा नॉर्मल रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 5 साल पहले युनहू विला वाले इंसिडेंट में तुम्हारा हाथ था। आज मुझे चुप कराने आए हो? उस आदमी ने मजाक उड़ाया। तुम्हें मारना? तुम जैसे बेकार बंदे को मारने के लिए मैं स्पेशल आऊंगा, खुद को ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मत समझो। फिर उसने सूट वाले आदमी से कहा, किन, खत्म करो इसे। सूट वाले बंदे ने नोट किया और एक स्टेप आगे बढ़ाया। वो एक ब्लैक शैडो की तरह ये चेन की तरफ भागा। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, आंखों में किलिंग इंटेंट था। पलक झपकते ही वो ये चैन के सामने था और अपने हाथों से अटैक करने लगा। पर जैसे ही वो ये चैन को टच करने वाला था, ये चैन ने मूव किया। वो उसके हर अटैक को इजीली डॉज करता रहा। जब ये चेन का टाइम पास खत्म हुआ, उसने अपना पंच सीधा बंदे के चेहरे पर मारा। स्पीड इतनी तेज थी कि बंदा रिएक्ट भी नहीं कर पाया और दूर जाकर उस ट्रेडिशनल कपड़े वाले आदमी के पैरों में गिरा। उसमें कोई सांस नहीं बची थी। उस आदमी का चेहरा खराब हो गया। यूजलेस बंदा, मौका दिया फिर भी कुछ नहीं कर पाया। ये चेन ने अपनी पूरी किलिंग वाइब्स रिलीज की। मत सोचो कि तुम इतनी आसानी से मर पाओगे। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मानना पड़ेगा, 5 साल की ट्रेनिंग में तुमने काफी प्रोग्रेस की है। तुम्हें ऐसे ही बढ़ने दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आज मैं याओ झिंगू तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। याओ झिंगू ने बोलना जारी रखा। 5 साल पहले मैंने ही टीम लाकर तुम्हारी पूरी फैमिली को मारा था। उसके चेहरे पर जरा सी भी दया नहीं थी, जैसे कोई बहुत नॉर्मल बात कह रहा हो। फिर उसकी आंखें लाल हो गईं। वांग किन हाफ स्टेप मास्टर था, फिर भी तुमने उसे एक शॉट में निपटा दिया। मतलब तुम्हारे पास कुछ पावर तो है, पर बस यहीं तक। ये चेन ने आंखें सिकोड़ी। तुम कहना क्या चाहते हो? याओ झिंगू ने शार्प नजरों से देखा। मेरा डॉग बन जाओ। वांग किन एक अच्छा सर्वेंट था, अब वो मर गया तो उसकी जगह तुम ले लो। ये चेन ने डिस्गस्टेड लुक दिया। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो तुम्हारी इस घटिया फाइटिंग स्किल्स के साथ। याओ झिंगू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी ये चेन के आसपास से एक डार्क शैडो जैसी किलिंग वाइब्स निकलने लगी, जो उसे चारों तरफ से घेरने लगी। याओ, तुम्हें ऐसा भ्रम कब से होने लगा कि मैं तुमसे कमजोर हूं? याओ झिंगू ने उस ग्रैंड मास्टर लेवल के प्रेशर को फील किया और शॉक होकर ये चेन को देखता रह गया। ये चेन ने ठंडी स्माइल दी। मत सोचो कि तुम अपने सर्वेंट की तरह आसानी से मर पाओगे। याओ झिंगू की आंखों में डर आ गया। इम्पॉसिबल, इतनी यंग एज में कोई ग्रैंड मास्टर कैसे बन सकता है? मुझे 40 साल लगे इतने रिसोर्सेज यूज करने के बाद मैं ग्रैंड मास्टर बना हूं। फिर उसने अपने डर को कंट्रोल किया। पता नहीं तुमने कौन सी गलत टेक्निक यूज की है, पर एक्सपीरियंस का गैप तुम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। याओ झिंगू का चेहरा खौफनाक हो गया। उसका टाइगर जैसा मजबूत शरीर नीचे झुका, जैसे कोई शिकारी अटैक करने वाला हो। अगले ही सेकंड वो तेजी से आगे बढ़ा और ये चेन के सिर की तरफ अपना पंच मारा। आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये चेन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपने हाथ में अपनी एनर्जी फ्लो की ओर पंच मारा। जैसे ही ये चेन का हाथ टकराने वाला था, याओ झिंगू की उंगलियां खुली और उसने पाम अटैक किया। इस अटैक में इतनी एनर्जी थी कि हवा में क्रैकिंग साउंड हुआ। उसने अपनी उंगलियों को ब्लेड की तरह यूज करके ये चेन के हाथ पर कट लगा दिए, जिससे खून बहने लगा। याओ झिंगू को एक झटका लगा और वो कुछ स्टेप्स पीछे हटा। नाइस बॉय, तुमने मेरे सारे किलिंग मूव्स ब्लॉक कर दिए, पर तुम्हारे ये पतले हाथ कब तक झेल पाएंगे? ये चेन ने अपने हाथ को देखा और एकदम शांत रहा। मेरे हाथ पर कुछ खरोंच आने से क्या फर्क पड़ता है? याओ झिंगू को लगा कि वो बस दिखावा कर रहा है, पर अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे अंदर से खून की उल्टी आई और हाथों में भयानक दर्द हुआ। उसकी उंगलियां अजीब एंगल्स में मुड़ चुकी थीं। ये चेन ने कहा, तुम्हारा एक्सपीरियंस का गैप बस इतना ही था। उसकी आंखों में दुनिया को नीचा दिखाने वाला एटीट्यूड था। 5 साल पहले तुमने जो दर्द दिया था वो मुझे आज भी याद है। आज तुम्हें खून का बदला खून से देना होगा। बोलते ही ये चेन हवा में उछला और ऊपर से एक पावरफुल किक मारी। याओ झिंगू के चेहरे पर हंसी आई। हवा में अटैक करने की गलती कर दी। खुद को विनर समझ रहे थे ना? हवा में तुम डॉज नहीं कर सकते। तुम एक इजी टारगेट बन चुके हो। मुझे बस अपनी पूरी एनर्जी इस हाथ में लगानी है। याओ झिंगू ने पोजीशन चेंज की और अपनी एनर्जी वाले हाथ से कट मारा। एक कटा हुआ पैर हवा में गिरता दिखा। याओ झिंगू ने मजाक उड़ाया, बेवकूफ लड़के,
तेरा पैर कट गया, अब मुझसे कैसे लड़ेगा? पर अगले ही सेकंड उसकी हंसी रुक गई। हवा में मौजूद ये चेन का फिगर धुएं की तरह गायब होने लगा। फेक! ये तो किलिंग वाइब्स से बना इल्यूजन था। इतनी हाई लेवल टेक्निक। असली ये चेन उसके पीछे अपीयर हुआ और सीधा उसके सिर पर अटैक किया। एक ही झटके में जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। पत्थर चारों तरफ उड़ने लगे। जिस बंदे ने 40 साल मार्शल आर्ट्स सीखा, इतने रिसोर्सेज यूज करके ग्रैंड मास्टर बना, आज वो एक यंग लड़के के पैरों तले कुचला जा रहा था। धुआं हटने पर रोड पर गहरी दरारें दिख रही थीं। ये चेन ने कहा, ग्रैंड मास्टर तो हो, सिर काफी सख्त है तुम्हारा। याओ झिंगू जमीन में धंसा हुआ था, मुंह से खून निकल रहा था। वो हार चुका था। उसने अपना खून से सना चेहरा उठाया और हकलाते हुए बोला, इम्पॉसिबल। ये चेन ने उसका सिर पकड़ा और बहुत ठंडी आवाज में बोला, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। पहला, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला और कितने लोगों को पता है? याओ झिंगू ने कांपते हुए कहा, अगर मैंने बता दिया तो क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? ये चेन ने ठंडी स्माइल दी। एक स्टेप पीछे हटकर उसका सिर फिर से जमीन पर दे मारा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास शर्त रखने का ऑप्शन है? अब याओ झिंगू पूरी तरह सीधा हो गया। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि किसी ने डार्क वेब डेटाबेस से तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकाली है। क्यूरोसिटी में मैंने डेटाबेस का फ्लो ट्रैक किया और कुछ वीडियोस और फोटोज मिले। मैच करने पर तुम्हारी शक्ल मरे हुए ये चेन से बहुत मिलती जुलती थी। मैं हर पॉसिबल डेंजर को खत्म करना चाहता था, इसलिए तुम्हें ढूंढने आया। लॉर्ड ड्रैगन ने कहा था कि ये फैमिली का कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचना चाहिए। लॉर्ड ड्रैगन नाम सुनते ही ये चेन की आंखें शार्प हो गईं। वही बंदा था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। उसने याओ झिंगू की पीठ पर पैर रखा। लॉर्ड ड्रैगन का असली नाम क्या है? वो कहाँ है? क्या उसे पता है कि मैं जिंदा हूँ? याओ झिंगू ने बेबसी से कहा, लॉर्ड ड्रैगन का असली नाम जानने की मेरी औकात नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि पूरे मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड और कैपिटल की बड़ी फैमिलीज उन्हें लॉर्ड ड्रैगन कहकर रिस्पेक्ट देती हैं। तुम्हारी बात करें तो मुझे उनसे कांटेक्ट करने का चांस ही नहीं मिला। मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। ये चेन ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। तो तुम्हारा लॉर्ड ड्रैगन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था? याओ झिंगू ने मुश्किल से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बस इतना पता है कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, इतने कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये चेन ने थोड़ी देर सोचा, फिर पूछा, लॉर्ड ड्रैगन ने यूनहो विला में मेरी पूरी फैमिली को क्यों मारा? क्या सच में मेरे फादर से कोई दुश्मनी थी? याओ झिंगू ने सिर हिलाया। मुझे एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। मुझे बस इतना याद है कि लॉर्ड ड्रैगन कोई चीज ढूंढ रहे थे और वो चीज तुम्हारी ये फैमिली के पास थी। ये सुनकर ये चेन को तुरंत वो स्टोन याद आया जो उसके फादर ने उसे दिया था। अगर ये फैमिली के पास कोई वैल्यूएबल चीज थी तो वो उस स्टोन के अंदर मौजूद सर्कल आई ही हो सकती है। जब ये चेन सोच रहा था तभी एक फोन रिंगटोन बजी। याओ झिंगू ने रिंगटोन सुनी तो उसका एटीट्यूड बदल गया। वो नीच तरीके से हंसने लगा। लड़के, मेरे बंदे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट पहुंच चुके हैं। अब हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा, पर मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिंदा बचेगी या नहीं। अचानक एक पैर उसके सिर पर पड़ा और उसकी हंसी रुक गई। ये चेन की आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। जब ये चेन वहां से गया तो टूटी हुई जमीन पर एक बिना सिर की बॉडी पड़ी थी। उसी टाइम दादू अपार्टमेंट के बाहर एक कार आकर रुकी, पर गेट नहीं खुला। सुन आंटी ने टाइम वेस्ट नहीं किया, वो कार से उतरी और अपार्टमेंट की तरफ भागी। पता नहीं क्यों उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सुन आंटी ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। जैसे ही उसने अपार्टमेंट का डोर बंद किया, उसके पैर कांप रहे थे, पर उसके दिमाग में ये चेन के वर्ड्स घूम रहे थे, नहीं, अभी रेस्ट नहीं कर सकती, जल्दी से ये चेन के रूम में जाना है और उसके फोन से कॉल करना है। दूसरी तरफ एक अजीब रिंगटोन बजी। एक आदमी ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से पैनिक आवाज आई, मैं सुन आंटी बोल रही हूँ, झांगचेंग दादू अपार्टमेंट सी ब्लॉक 1003 में हूँ। ये चेन ने कहा है कि आधे घंटे में अपने सबसे स्ट्रांग बंदे को भेजो, जल्दी, कोई दरवाजा तोड़ रहा है। अंडरवर्ल्ड का वो किंग जिसके नाम से लोग कांपते थे, आज एक फोन कॉल की वजह से पूरी झांगचेंग सिटी में तहलका मचाने वाला था। इस वक्त दादू अपार्टमेंट के बाहर कुछ ब्लैक ड्रेसेस पहने लोग खड़े थे। एक पतली आवाज आई, मिस्टर याओ ने कहा है, जिंदा या मुर्दा, काम सफाई से होना चाहिए। अगर कोई आई विटनेस मिले तो उसे वहीं खत्म कर दो। सबने अपने हाथ मले और गंदे एक्सप्रेशंस के साथ अपार्टमेंट में एंट्री की। ज़्यांगनान प्रोविंस की कियानलोंग बिल्डिंग में एक पावरफुल पर्सनालिटी वाला बंदा विंडो के पास खड़ा था। चांद की रोशनी में उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। किसकी हिम्मत हुई जो मेरे बॉस के बंदे पर हाथ उठाया? मैं ग्यांगनान का किंग, उसे टुकड़ों में काट दूंगा। फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? तुरंत दो शैडोज उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गईं। ऑर्डर का वेट करने लगी। अभी झांगचेंग जाओ, अगर उस लेडी को कुछ हुआ तो अपने सिर काटकर मेरे सामने रखना। ये ऑर्डर देने के बाद उसने अपने सबोर्डिनेट से कहा, मेरे लिए अभी हेलीकॉप्टर रेडी करो, मुझे आज रात ही झांगचेंग जाना है। सबोर्डिनेट ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, बॉस, कल 6 बड़ी फैमिलीज के साथ फाइनल मीटिंग है। ये पूरे ग्यांगनान प्रोविंस के फ्यूचर का सवाल है।
पर इससे पहले कि वो बात पूरी करता, बंदे की नजरें ठंडी हो गईं। उनसे कह दो मैं नहीं आ रहा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो खुद कियान लोंग बिल्डिंग आकर मुझसे, ये लिंगतियन से बात करे। एक जोर के धमाके के साथ सुन आंटी के अपार्टमेंट का मेन डोर टूटकर बिखर गया। अंदर आए आदमियों ने अपनी गंदी नजरों से चारों तरफ देखा, मिल गया, लड़की की स्मेल आ रही है। फिर बाकी बंदे भी अंदर आ गए, हंसते हुए बोले, ब्यूटी अच्छे से छुप जाओ, इतनी आसानी से मत मिलना। सुन आंटी ने बेडरूम के बाहर कदमों की आवाज सुनी। उसका दिल जैसे रुक गया था। उसकी नजरें डोर पर टिकी थीं। तभी उसने नोटिस किया कि बेडरूम के डोर पर एक अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसने अपनी आंखें मली, वो कोई वहम नहीं था। वो सोचने लगी कि ये चेन ने इस डोर के साथ क्या किया है। बाहर खड़े गुंडों ने सुन आंटी की लोकेशन लॉक कर ली। वो डोर के पास जमा हो गए, गंदे स्माइल के साथ घटिया बातें करने लगे। तभी एक आवाज आई, उसे जिंदा पकड़ना है। बाकी सब कंफ्यूज होकर देखने लगे तो बंदे ने आगे कहा, मेरी मिस्टर याओ से बात नहीं हो पा रही है, शायद सिचुएशन चेंज हो गई है, इसे जिंदा रखना यूजफुल रहेगा, पर हाँ थोड़ा मजे कर सकते हो। सब हंसे और एक बंदे ने डोर तोड़ाने की पोजीशन ली। उसने अपनी मुट्ठी टाइट की और डोर पर जोर से पंच मारा। एक बड़ा धमाका हुआ, पूरा रूम हिल गया। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि वो लकड़ी का डोर बिल्कुल नहीं टूटा। जिस बंदे ने पंच मारा था वो वहीं रुक गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, ये क्या है, मेरे पंच से इस डोर पर एक निशान भी नहीं पड़ा। बाकी सब भी शॉक में थे, पर लीडर को कुछ समझ आ गया था, इस डोर में स्पेशल एनर्जी है। अचानक पंच मारने वाले बंदे के हाथ पर नीली आग जलने लगी। उसने हाथ हिलाकर आग बुझाने की कोशिश की, पर वो आग उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में वो आग उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। एक भयानक चीख पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठी। अपार्टमेंट में वो बंदा नीली आग में जल रहा था। बाकी गुंडे डर के मारे दूर हट गए। कुछ ही देर में चीखना बंद हो गया और वो बंदा बिना किसी मूवमेंट के जमीन पर गिर पड़ा। बाकी दो बंदे डर से कांप रहे थे। उन्हें में यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से मर गया। एक बंदे ने संभल कर कहा, इस डोर पर कुछ किया गया है, पावर से काम नहीं बनेगा। अगर जबरदस्ती की तो ये डार्क एनर्जी हमें भी खत्म कर देगी। लगता है मिस्टर याओ जिस बंदे को मारना चाहते हैं वो नॉर्मल नहीं है। सबके चेहरों पर डर आ गया, अब क्या करें। तभी उस बंदे ने एक लॉक पिकिंग किट निकाली। जब पावर काम न करे तो टूल्स से लॉक खोलते हैं ना, एक प्रोफेशनल किलर के पास ये टूल्स होना नॉर्मल बात है। रूम के अंदर सुन आंटी ने बाहर की चीखें सुनी थी। वो पहले से ही डरी हुई थी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक डोर के लॉक से आवाज आई। कुछ ही देर में क्लिक की आवाज हुई, लॉक खुल गया। डोर थोड़ा सा खुला और एक डरावनी आंख अंदर झांकने लगी। सोचा नहीं था इतनी सुंदर लड़की होगी। सुन आंटी ने उन्हें अंदर आते देखा। उसकी उम्मीदें टूट गईं। वो बेड पर बेबस होकर बैठ गई। गुंडों ने सुन आंटी को देखा, तुम्हें पकड़ने में मेरा एक भाई चला गया, तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। पीछे से दूसरे बंदे ने याद दिलाया, ज्यादा आगे मत बढ़ना, जिंदा रखना है इसे। पहले बंदे ने नोट किया। सुन आंटी के दिमाग में बस ये चेन की आखिरी बात घूम रही थी, अगर कोई अंदर आ जाए तो कोई अपोज मत करना, शांति से सरेंडर कर देना, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। उसे पूरा भरोसा था कि ये चेन उसे बचाने जरूर आएगा। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को समेट लिया। एक हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी विंडो से एक तेज आवाज आई। अगले ही सेकंड हाथ बढ़ाने वाला बंदा वहीं रुक गया। उसके माथे के बीच में एक रेड स्पॉट था और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। विंडो पर एक फिगर दिखाई दिया। ठंडी आवाज आई, जांगनान के किंग के लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत, मरने का शौक है क्या। जांगनान का किंग नाम सुनते ही बाकी बंदे रुक गए, पर एक बंदा चिल्लाया, मेरे भाई को मार दिया, तू जो भी हो, छुपकर वार करने की हिम्मत कैसे हुई। पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक और बंदा खड़ा हो चुका था। एक शार्प ब्लेड उसकी गर्दन से गुजरी और वो वहीं ढेर हो गया। अब बस एक स्कार वाला बंदा बचा था। वो पीछे खड़े बंदे को डर से देख रहा था। उसके पैर कांप रहे थे। हम जांगनान के किंग से कैसे उलझ गए, वो तो पूरे प्रोविंस का सबसे डरावना बंदा है। वो कुछ बोलने ही वाला था कि एक शैडो उसके पास से गुजरी और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। रूम में 3 डेड बॉडीज पड़ी थी। सुन आंटी ने आंखें खोली तो सिचुएशन शांत हो चुकी थी। दोनों बंदों ने उसके सामने झुककर रिस्पेक्ट दी। सुन मिस, डरिए मत, हम मिस्टर ये के बंदे हैं। सुन आंटी कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में रही। मिस्टर ये मतलब ये चेन। दूसरी तरफ तियानडांग माउंटेन सिमेट्री में ये चेन पहुंच चुका था। रात के 3 बजे हल्की चांद की रोशनी में उसका फिगर बहुत अकेला लग रहा था। वो अधमरे याओ झिंगू को एक हाथ से घसीटते हुए ऊपर ले जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक ग्रेव स्टोन के सामने आकर रुक गया। काफी देर तक वो बिना हिले खड़ा रहा। फिर उसकी कांपती हुई आवाज आई, डैड, मॉम, आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। ठंडी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी में उसका अकेला फिगर बहुत इमोशनल लग रहा था। उसकी आंख से एक आंसू निकलकर जमीन पर गिरा। ये चेन ने अपने पास पड़े याओ झिंगू को पैर से मारकर ग्रेव स्टोन के सामने गिरा दिया। याओ झिंगू जमीन पर पड़ा हुआ था। अब उसमें किसी मास्टर जैसी बात नहीं बची थी। वो बस एक बेबस भिखारी लग रहा था। ये चेन की ठंडी आवाज आई, घुटनों पर आओ। पर याओ झिंगू ने अपनी बची कुची ईगो दिखाई। मैं एक मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ, मैं किसी नॉर्मल इंसान के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मुझे मार दो, मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये चेन ने बिना सोचे उसका सिर पकड़ा
और जोर से जमीन पर दे मारा। एक ही झटके में याओ झिंगू के सिर से खून बहने लगा, पर यह चेन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था और झुक 10 बार सिर पटकने के बाद याओ झिंगू लगभग अनकॉन्शियस हो चुका था। उसका चेहरा खून से सना था। वो जमीन पर पड़ा हुआ हल्की सांसें ले रहा था। ये चेन की आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया। अब पूजा का सामान रेडी करते हैं। अगले ही सेकंड याओ झिंगू की गर्दन से खून की धार निकली। कुछ ही देर में ग्रेवस्टोन के सामने एक बैग रखा था जिसके अंदर याओ झिंगू का कटा हुआ सिर था। ये सब करने के बाद ये चेन नीचे गया और शराब की कुछ बोतलें लेकर वापस आया। वो अपने पेरेंट्स की ग्रेव के पास बैठकर पीने लगा। यूनहू विला वाले इंसिडेंट में जो भी शामिल थे उस कैपिटल वाले बंदे समेत मैं सबको खुद नरक भेजूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगली सुबह हल्की धूप फैलने लगी थी। सुन आंटी तियांडांग माउंटेन आई हुई थी। कल रात के इंसिडेंट के बाद ये चेन उसकी नजरों में और मिस्टीरियस हो गया था। अगर ये चेन मेरे उस पुराने क्लासमेट जैसा नहीं दिखता तो शायद मैं उसे अपने घर रहने भी नहीं देती। उसने देखा कि ये फैमिली के ग्रेव स्टोन के पास एक बंदा बैठा है। दूरी की वजह से शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, पर वो बंदा ड्रिंक कर रहा था। सुन आंटी धीरे धीरे पास गई। जैसे ही उसने बंदे का चेहरा देखा वो वहीं रुक गई। उसका दिमाग ब्लैकआउट हो गया, आंखें नम हो गईं। ये चेन, उसने धीरे से कहा। सब कुछ समझ आते ही उसके आंसू बहने लगे। ये चेन, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब समझ आया तुम मेरे इतने करीब क्यों आए, मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते थे। मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो पहले नहीं समझ पाई। मुझे नहीं पता इन सालों में तुमने क्या क्या झेला है, पर वो बहुत पेनफुल रहा होगा। अब तुम्हें ये सब अकेले सहने की जरूरत नहीं है। फिर वो ग्रेवस्टोन की तरफ मुड़ी। अंकल, आंटी, काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। आखिरकार ये चेन वापस आ गया है। डोंट वरी, मैं उस पर नजर रखूंगी, उसे कोई गलत काम नहीं करने दूंगी। वो अब बहुत स्ट्रांग और मैच्योर हो गया है। ये चेन ने सिर उठाकर देखा। सुन आंटी, तुम यहाँ कैसे? फिर उसने शराब की बोतल मुंह से लगा ली। सुन आंटी ने तुरंत बोतल छीन ली। इतनी स्मेल आ रही है, पूरी रात ड्रिंक की है क्या? तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझसे कहा है कि तुम पर ध्यान रखूं। अब चुपचाप घर चलो, शावर लो और सो जाओ, समझे? ये चेन को अंदर से अच्छा लगा, पर उसने मजाक में कहा, तुम मेरी वाइफ थोड़ी ना हो जो मुझ पर हुक्म चला रही हो। सुन आंटी ने सीधे खड़े होकर कहा, अंकल, आंटी ने कहा है जब तक तुम्हें कोई वाइफ नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हारी टेम्पररी वाइफ हूँ। अब चुपचाप घर चलो। ये चेन ने एक बार फिर पेरेंट्स के ग्रेवस्टोन को देखा। शायद रिवेंज से ज्यादा उसके पेरेंट्स यही सीन देखना चाहते होंगे। आखिरकार ये चेन सुन आंटी के साथ वहां से निकल गया। 3 घंटे बाद तियांडांग माउंटेन सिमेट्री में एक और लड़की आई। उसका चेहरा पीला पड़ा था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। लगता था कई दिनों से सोई नहीं है। बुरे सपनों की वजह से वो ड्राइवर को बोलकर यहाँ तियांडांग माउंटेन आ गई थी। चू शुरान ये चेन के पेरेंट्स के ग्रेवस्टोन के पास रुकी। उसकी नजर उस खून से सने बैग पर पड़ी। एक तेज स्मेल उसकी नाक में आई। उसने झुककर बैग खोला। अगले ही सेकंड वो झटके से पीछे हटी। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें शॉक में बड़ी हो गईं। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो बैग में रखे सिर को पहचानती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को मारकर उसका सिर यहाँ रख दिया। फिर उसने देखा कि ये फैमिली का ग्रेवस्टोन है और उसे कुछ दिन पहले चेन फैमिली के बाप बेटे की डेथ याद आई। उसे सब समझ आ गया। ये 5 साल पहले हुए यूनहू विला इंसिडेंट का रिवेंज था। 40 साल की ट्रेनिंग और इतने रिसोर्सेज के बाद जो बंदा मास्टर बना था, आज उसका कटा हुआ सिर एक ग्रेवस्टोन के सामने सैक्रिफाइस की तरह रखा था। समझदार इंसान को पता चल चुका था कि कोई रिवेंज लेने वापस आ गया है। उधर दादू अपार्टमेंट में सो रहे दोनों लोग दरवाजे की आवाज से जागे। ये चेन ने आंखें खोली, अपना भारी सिर पकड़ा। ये पहली बार था जब उसने इतनी ड्रिंक की थी। सुन आंटी भी उठी, अपनी आंखें मली। तभी ये चेन को रियलाइज हुआ कि वो सुन आंटी के साथ एक ही बेड पर सोया हुआ था। उसने शर्माते हुए पूछा, सुन आंटी, तुम मेरे बेड पर कैसे सो रही हो? क्या तुम सच में मुझे पसंद करने लगी हो? सुन आंटी को गुस्सा आ गया। पसंद की बात मत करो। रात को तुम इतने नशे में थे कि मुझे कसकर पकड़ रखा था। मैं छूट ही नहीं पाई। देखो, मेरी ड्रेस से भी ड्रिंक की स्मेल आने लगी है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सेवाएं जारी रखने के लिए कृपया अभी इस वीडियो पर लाइक दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके 401 कमेंट्स पूरे करें। अगर 401 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।